हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगा। ध्यान से सुनना जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं जो सितंबर और जनवरी की तैयारी कर रहे हैं। मैंने बोला था सर मैं एमसीक्यूज अपने तरफ से लेके आऊंगा। फाइनली मैंने एमसीक्यू की सीरीज लॉन्च कर दी है सर। पूरे चैप्टर्स के एमसीक्यू करेंगे सर, क्योंकि पिछले बार स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आई थी एमसीक्यू और केस सिनेरियो में। केस सिनेरियो मैंने पहले ही ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, नहीं देखे हो देख लेना। इनकम टैक्स के ऑलमोस्ट 25 है एंड जीएसटी के 35 केस 33 या 35 कुछ ऐसे ही केस सिनेरियो से अपलोडेड है, उसको देख लेना। अभी तो अपन एमसीक्यू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिशन सीरीज मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, देख लेना। चलो लेट स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते। फर्स्ट क्वेश्चन देखो। ये जो पीडीएफ है एमसीक्यूज के, ये एमसीक्यूज के पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ज्वाइन रहना, वहां पर सब चीजें होती है। वहीं पर मैं हेल्प करता हूँ स्टूडेंट्स की और बहुत इंटरेक्ट करता हूँ स्टूडेंट से। टाइम टू टाइम हेल्प करता हूँ सर, ठीक है, डाउट क्लियरेंस वगैरह। चलो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। मिस निशा एज 45 ईयर इज अ नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल। भाई नॉन रेसिडेंट है। शी हैज अर्नड अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन 31/10/2024। सर क्या डेट इंपॉर्टेंट है? यस सर, अब तो डेट इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि आपको भी पता है सर 23 जुलाई के बाद क्या हुआ है सर। फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर एसटीटी हैज बीन पेड ऑन द एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ सच शेयर्स। तो सर ये तो एसटीटी पेड वाले हैं सर, 112A वाले हैं सर। कितना हुआ सर? 1,80,000। अदर इनकम कितनी है? 2,75,000। कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस निशा फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम 115 बीएसी। अब एक खास बात, 115 बीएसी में हमारे पास बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख की है। सर इसके पास तो अनएग्जॉस्टेड 25,000 बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। बट सर क्या ये कैपिटल गेन से एडजस्ट कर पाएगा? नो सर, ये नॉन रेसिडेंट है। तो कहानी क्या होने वाली है सर? 1,80,000 माइनस 1,25,000, क्योंकि सर 23 जुलाई के बाद की कहानी है। बचा जितना भी कितना आएगा सर? 1,80,000 माइनस 1,25,000, ये आया 55,000। ठीक है, इसका 12.5%। सर इसका 12.5% प्लस 4% भी कर लेते हैं सर। ये आ रहा है सर 7150। समझ आया कैसे हुआ? और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Soumya has 3 farm buildings situated in the immediate Win city of the rural agriculture land. In the previous year 24-25, she earned 3 lakh from letting out her farm building. Farm building, agriculture income, ठीक है, for the storage of food grains. 10 lakh from letting out farm building 2 for the storage of dairy products. Dairy सर नहीं है agriculture income, ठीक है, 15 lakh and sorry, ठीक है 15 lakh and 15 lakh from letting out her farm building 3 for the residential purpose, ठीक है, of Somnath whose food grain is produced is stored in farm building 1, ठीक है, वो तीसरी बिल्डिंग को अपने रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करता है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स? आपसे पूछ रहा है एग्रीकल्चर इनकम क्या है, तो एग्रीकल्चर इनकम तो सिर्फ फार्म बिल्डिंग 1 की है ना सर, सेकंड और थर्ड की तो नहीं है सर। आया समझ? आगे देखो। Mr. Raman, age 64 year, was not able to provide satisfactory explanation to the assessing officer for the investment of 7 lakh. Oh ho! So sir, 7 lakh पे 78% tax not recorded in the books of accounts. What will be the tax payable? तो 7 lakh इसका 78%, 5,46,000. आया समझ? Next. Mr. Nicholson, age 43 years, provide the following detail for the previous year 24-25 as follows. सर कैपिटल गेन डेट 23 जुलाई। सर डेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 23 जुलाई के बाद की कहानी है दोनों सर, ठीक है। और अदर इनकम, अरे बाप रे, इसकी तो भारी इनकम है सर। व्हाट विल बी द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर निकसन अंडर ऑप्शनल टैक्स रेजिम, मतलब नॉर्मल प्रोविजन से चल रही है सर। बहुत जबरदस्त इनकम जाने वाली है सर। तो 520 लाख है, इसमें से 10 लाख में तो हमें फिक्स है सर 112500 है। बचा 510 लाख बैलेंस है, इस पे 30% टैक्स है। कितना आएगा? 510 लाख, इसका 30%, ये आ रहा है सर, सॉरी 5 करोड़ 10 लाख, इसका 30% आ रहा है सर 15 लाख 30,000। तो ये इसको ऐड कर लो 112500 को, ये आ रहा है सर 154,12500, ठीक। अभी सरचार्ज ऐड करेंगे सर, 5 करोड़ से ऊपर की इनकम है
प्लस 37% सरचार्ज प्लस 37% ऐड करने के बाद आ रहा है सर 2,111,5125। ये तो मैंने अदर इनकम का निकाला है। अब बात करते हैं कैपिटल गेन की। 112 ए है सर, 120 लाख है सर। क्या हमें 23 जुलाई के बाद 1,25,000 की एग्जेम्पशन थी? हाँ सर, 1,25,000 की एग्जेम्पशन थी। तो 120 लाख माइनस 1.25 लाख, ये कितना आ जाएगा? 120 लाख माइनस 125, 1,25,000, ये आ जाएगा सर 118.75, ठीक है ना? हाँ सर, इसका 12.5%, इसका 12.5%, ये आ जाएगा सर 148,4375 प्लस इसमें सरचार्ज कितना परसेंट? 15%, प्लस 15% ऐड करके आ रहा है 170,70,31.25। ठीक, ये तो कहानी मैंने 112 ए की है। अभी तो सर एक और बचा है सर, 111 ए है सर। और 111 ए में हमने पढ़ के आया सर 23 जुलाई के बाद कितना परसेंटेज? 20%। तो सर 110 लाख, इसका 20%, 110 लाख, इसका 20%, सर 22 लाख। ठीक, इसमें प्लस कर लो 15% सरचार्ज, प्लस 15%, ये आ जाएगा सर 25,30,000। अब तीनों को ऐड कर लेते हैं सर, इसको छोटा कर लो, ठीक है? ये तीनों को ऐड कर लेंगे सर, ये और ये, तो ये आ जाएगा सर 170,70, अरे यार 770,31.25 प्लस 2,111,5.25 प्लस 4%। सर सबको ऐड करने के बाद, सबको ऐड करके 4% करके ये मेरा आ रहा है सर 263,66,24.25, नहीं 242.5, 242.5 ये आ रहा है सर मेरा टैक्स। तो हम देख लेते हैं सर, आओ सर, ये रहा ऑप्शन। इनकम टैक्स तो आपको पता है सर 10 रुपीज राउंड ऑफ होता है, तो 2 रुपए तो लोअर राउंड ऑफ हुआ, तो ये 40 हो गया। समझ आया? अच्छा क्वेश्चन था, अच्छी प्रैक्टिस थी टैक्स की। द रेट ऑफ इनकम टैक्स आर मेंशन इन, ये तो बहुत सिंपल है सर, इनकम टैक्स एंड फाइनेंस एक्ट। अगला देखो, मिस्टर राजेश, अ रेसिडेंट इंडियन अर्न्स एन इनकम ऑफ 12 लाख फ्रॉम द सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड। कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड है तो 25% एंड 75% की कहानी है। His friend Ganesh, a resident Indian, earns an income of 25 lakh from the sale of coffee grown, cured, roasted, grounded. 40-60 की कहानी है। What will be the business income? आपसे बिजनेस इनकम जानना चाहता है सर। तो 12 लाख का 25%, 3 लाख आ रहा है, और 25 लाख का 40% कितना आ जाएगा? 10 लाख। तो 3 लाख और 10 लाख आपसे बिजनेस इनकम चाहता था। नेक्स्ट, for the assessment year 25-26, Mr. Hari, a resident Indian, earns an income of 10 lakh from the sale of rubber 35-65, ठीक है? And 15 lakh from the sale of rubber manufactured from latex obtained from a rubber plant grown by him in Malaysia. What will be the business income? तो सर ये जो इंडिया से बाहर एग्रीकल्चर कर रहा है, ये पूरी की पूरी बिजनेस इनकम है 15 लाख प्लस 3,50,000 इसका, तो ये आ जाएगा सर 18,50,000। समझ आया? नेक्स्ट ध्यान दो, Mr. Ashutosh, age 65 years and a resident in India, has a total income of 3 crore 20 lakh, comprising a long-term capital gain date of section 112 57 lakh. ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10/8/2024 डेट 23 of July से ध्यान रखना है हमें, वुड बी टैक्सेबल अंडर 112A 65 लाख एंड अदर इनकम दिया हुआ है 1 crore 98 लाख। टैक्स लायबिलिटी निकालने बोला है अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम 115 BAC चल रहा है सर, ठीक है? तो पहली बात तो ये है कि तीनों में 15% सरचार्ज है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A और अदर इनकम तीनों में सरचार्ज 15%। पहले तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद अच्छा याद है ना सर, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के केस में सरचार्ज 25% से ज्यादा नहीं हो सकता, याद रखिएगा, ये भी भूलना मत सर। तो 57 लाख निकालना पड़ेगा सर। पहले तो 57 लाख जो 112 में है, इसका 20% कर लो सर,
तो 57 लाख, इसका 20%, ये आ रहा सर 11,40,000। दूसरा है 65 लाख, सर 112A वाला है 65 लाख, और इसकी डेट क्या है, 10/8 है सर, 23 जुलाई के बाद है सर, तो 1,25,000 माइनस कर लो, तो 65 लाख माइनस 1,25,000, ये आ रहा है सर 63,75,000। इसका 12.5%, इसका 12.5%, ये आ रहा है सर 79,6875। अब जो बैलेंस है 1,98,00,000, ठीक है, इसमें सर हमें डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में याद है सर 15 लाख, शुरू के 15 लाख में तो फिक्स है सर 1,40,000 ही टैक्स आता है। बैलेंस कितना बचा, 1,98,00,000 माइनस 15 लाख, 1,83 लाख आ गया, ठीक। इस पे 30% लगेगा, इस पे 30%, ये आ रहा है सर 54,90,000 प्लस 1,40,000, ये आ रहा है सर 56,30,000। ये टैक्स निकले सर। अब तीनों टैक्स को ऐड कर लेते हैं सर, कौन कौन से वाले, ये वाला, ये वाला और ये वाला, सबको ऐड करो, ये कितना छोटा कर लेता हूं, प्लस 79,6875 प्लस 11,40,000, ये आ जाएगा सर सबको ऐड करके 75,66,875 प्लस करो इसमें 15% सरचार्ज, प्लस करो 4% एजुकेशन सेस, प्लस 15% प्लस 4%, ये आ रहा है सर सब चीज करके 909, नहीं 904998 चलो देखते हैं सर 9049, ये पहला वाला ही ऑप्शन है सर, ये लो पहला वाला ही ऑप्शन है, समझ आया। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चर इनकम, ये फिशरीज जूस सेंटर ये सब तो नहीं होता सर, ये रहा पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ द taxability of agriculture income, any income derived from sapling and growing or seedling growing in a nursery in agriculture room is exempt, ये तो सही है, ट्रू ही तो पूछा है। 60% of the dividend income received from shares held in a tea company is an ऐसा नहीं है, ये नहीं है सर, डिविडेंड है सर, डिविडेंड इनकम होती है, 60% की कोई बात ही नहीं है। While computing agriculture income and SSC age 50 years, agriculture income is required to be added to total income only if the net agriculture income for the previous year exceed 5,000 and the total income including net agriculture income exceed, नहीं including नहीं है सर, excluding है, excluding है, excluding अगर आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो उस केस में टैक्स निकालना पड़ता है सर, ठीक है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही है और फर्स्ट वाला सही है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सर फर्स्ट एंड फोर्थ, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, income derived from farm building situated in an immediate vicinity of the agricultural land not assessed to land revenue would be treated as agriculture income if such land is situated in an area distance of 3 km from the local limit of municipality and has a population of 80,000, ये तो पहले ही ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन सही है, क्योंकि अप टू 2 किलोमीटर 10,000 से 1 लाख होता था, 2 किलोमीटर से ज्यादा हुआ तो 3 किलोमीटर जो 6 किलोमीटर वाले में कवर होता था, और 6 किलोमीटर में कवर करने के लिए हम पॉपुलेशन कहां से देखते थे, 1 लाख से देखते थे, ये तो 80,000 है ना सर, पहला ही ऑप्शन सही है सर, ठीक है। आगे देखो, मिस्टर गुप्ता एचयूएफ इन द महाराष्ट्र कंप्राइजेस ऑफ मिस्टर गुप्ता, मिस्टर हर्ष गुप्ता, हिज वाइफ निधि गुप्ता, हिज सन दीपक गुप्ता, हिज डॉटर इन लॉ मिस दीप्ति गुप्ता और his daughter Miss Preeti Gupta and his unmarried brother Gautam Gupta. Which of the member of the HUF are eligible for co-financers right? हर्ष गुप्ता, ठीक है, उसकी वाइफ नहीं आती, दीपक गुप्ता आ जाएगा उसका बेटा, बेटे की वाइफ नहीं आती, ठीक है, डॉटर आ जाएगी प्रीति गुप्ता और गौतम गुप्ता आ जाएगा, ये ऑप्शन हो गया सर सही, समझ आया। ये हमने फर्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू किया बेसिक, ऐसे ही पूरे चैप्टर्स का इनकम टैक्स और जीएसटी का करने वाले, साथ बैठ के करो, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, एग्जाम में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और आप ही को हेल्प होगी बहुत, ठीक है। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना और इसका पीडीएफ वगैरह मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलो थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान का, ध्यान से सुनना जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट है, सर इससे पहले मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट्स के क्वेश्चंस करा दिए थे,
अब अपन रेसिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चंस देखते हैं सर। ठीक, ये सब पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम ग्रुप में शेयर रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर रहेगा, वहां से देख सकते हो। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर करना। मिस्टर सुशांत इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग इन कनाडा। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 he visited India on several occasions and his period of stay in total amounted to rupees 120 total amounted to 129 days during the previous year। सर विजिट का केस है, हम 182 या 120 देखते हैं सर। 182 वाली तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती, 120 वाली हो गई, बट 365 डेज भी तो चाहिए प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में। तो इसको ऐड करके चेक करो, 135 प्लस 115 प्लस 95 प्लस 125, 470 आ रहा है सर। तो 470 डेज इंडिया में है सर, तो 120 हो गया, 470 हो गया। अब इनकम भी चाहिए 15 लाख से एक्सीड, अब पढ़ लेते हैं सर। इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इसको ले लेंगे। इनकम एक्रू और अराइजिंग और विच इज डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, इसको भी ले लेंगे सर 15 लाख के कैलकुलेशन के लिए। इनकम एक्रूविंग और अराइजिंग एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, इसको भी ले लेंगे 15 लाख के कैलकुलेशन के लिए। इनकम एक्रूविंग और अराइजिंग एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया सभी चीज तो बाहर है, इसको क्यों लोगे सर। तो 2,50,000 प्लस 3,75,000 प्लस 5,50,000, ये आ रहा है सर 11,75,000। तो सर इनकम तो 15 लाख से एक्सीड नहीं करती, तो ये जो सुशांत है ये हो जाएगा नॉन रेसिडेंट। अब अगर ये नॉन रेसिडेंट है तो इसकी कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, इनकम एक्रू, डीम टू एक्रू, इनकम अराइज और डीम टू अराइज इन इंडिया। तो यही दो तो इनकम है सर, पहली दो इनकम 2,50,000 प्लस 3,75,000, ये आ रहा है 6,25,000, पहला ऑप्शन। समझ आया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिस्टर राजेश एज 53 years and his wife Soumya age 50 years are citizen of country X। They are living in country X since birth। They are not liable to tax, not liable to tax। याद रखना सर, सेक्शन 61A पिक्चर में आता है सर, डीम रेसिडेंट वाला, not liable to tax। Both of them have keen interest in Indian culture। Mr. Rajesh parents and grandparents were brought in country X। इसके तो पेरेंट्स भी बाहर के सर राजेश के। Miss Soumya visit India along with Rajesh for the 4 months every year to be with her parents who were born in Delhi and has always lived in Delhi। सौम्या के मम्मी पापा जन्मों से यहीं के थे, तो बॉर्न ब्रॉट अप सब यहीं पर है सर, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो लोग। ठीक है, ड्यूरिंग देयर स्टे इन इंडिया दे ऑर्गेनाइज अ कल्चरल प्रोग्राम इन दिल्ली एनसीआर। इनकम ऑफ राजेश एंड सौम्या फ्रॉम द इंडियन सोर्सेज इज 18 लाख एंड 16 लाख। अब ध्यान दो, सौम्या के ऊपर सेक्शन 61A अप्लाई हो जाएगा। पहला, सबसे पहली कहानी, क्या इसके मम्मी पापा जो हैं ये मम्मी पापा, पहली बात तो सुनो, दो आप चाहो तो सेक्शन 61A भी अप्लाई कर सकते हो, और नहीं तो ये भी समझो दोनों 4 महीने के लिए यहाँ पर आते हैं हर साल। आप मेरी बात समझो, ये दोनों 4 महीने के लिए आते हैं सर, तो सर सौम्या भी तो 4 महीने के लिए आ रही है सर। सर पहली चीज, दूसरी बात सर, क्या इनकी इनकम 15 लाख से एक्सीड कर रही है? यस, 15 लाख से एक्सीड कर रही है सर, डेफिनेटली एक्सीड कर रही है। तीसरी बात, ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री। तो सर सौम्या तो दूसरी कंट्री में टैक्स नहीं पे करती है, तो सौम्या के लिए कहानी क्या हो जाएगी सर, सेक्शन 61A में सौम्या को हम डीम रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोल देंगे। तो सौम्या हो गई रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब राजेश की बात, राजेश इंडियन सिटीजन तो है ही नहीं और उसके पेरेंट्स भी यहाँ के नहीं है, तो इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वाली बात ही नहीं हो सकती। बट राजेश के साथ कहानी ये है कि राजेश हर साल 4 महीने के लिए इंडिया में आता है, मतलब 120 डेज के लिए हर साल आता है सर। तो सर अगर हर साल ये 120 डेज के लिए आता है तो सर 182 वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं करेगा सर, बट 60 वाली कर लेता है, प्लस 365 वाली भी कर लेगा सर, क्योंकि 120 इंटू 4 करोगे तो 480 आता है सर। तो ये रेसिडेंट तो हो गया। अब बात है सर ऑर्डिनरी की नॉट ऑर्डिनरी, तो 7 इयर्स में सर 120 से मल्टीप्लाई करोगे 7 को तो 840 डेज, तो 729 डेज से ज्यादा ये इंडिया में है सर। तो राजेश हो जाएगा रेसिडेंट प्लस ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। समझ आया, राजेश हो गया हमारा रेसिडेंट प्लस ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्लियर हुआ? अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, तो ये अच्छा था। अगला देखो, आशीष अर्न्स द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड 1/4 रिसीव्ड इन इंडिया 4 लाख। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग लोकेटेड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन हॉलैंड 6 लाख। इफ आशीष इज अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स चार्जेबल। तो ये जो 6 लाख है जो इंडिया में लैंड बेच के हुआ है, ये तो इंडिया में टैक्सेबल है, और नॉट ऑर्डिनरी है फ्रॉम एनी अदर सोर्स है, तो उस केस में जितना इंडिया में रिसीव हुआ है उतना ही टैक्सेबल है, जो कि बेसिकली क्या है 1 लाख। तो 6 + 1 कितना हो गया 7।
अगला, Raman, a citizen of India, was employed in Hindustan Lever Limited. He resigned on 27/9/2024. He received a salary of 40,000 from 1/4/2024 to 27/9/2024 from Hindustan Lever Limited. Thereafter, he left for Dubai for the first time on 1/10/2024. अक्टूबर में गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 अक्टूबर। सर 184 डेज ये इंडिया में है सर, 184 डेज ये इंडिया में रेसिडेंट। अब इंडिया के बाहर से जो सैलरी मिल रही है वो भी टैक्सेबल इंडिया में ही हो जाएगी सर, ठीक है, क्योंकि इसके पहले तो ये पूरा इंडिया में ही था सर। तो रेसिडेंट प्लस ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो उस केस में सर इसको जो इनकम दुबई में होगी सैलरी की वो इंडिया में होगी, दोनों ही इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। समझ आया? आगे देखो, अगला क्या बोल रहा है, वही रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है अगर उसकी टोटल इनकम 10 लाख है। अच्छा देखते हैं, स्क्वायर एन इंडियन सिटीजन करेंटली रिसाइड इन दुबई, इसीलिए 10 लाख दिया था। ही केम टू इंडिया ऑन अ विजिट एंड हिज टोटल स्टे इन इंडिया। सर क्या करूं मैं सर, सेक्शन 61A में तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट, क्योंकि सर इसकी इनकम 15 लाख से एक्सीड ही नहीं कर रही है, इतनी पूरी कहानी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, मिस्टर Anirudh, a citizen of India, has stayed in India for 181 days and is a non-resident in 9 out of 10 years immediately preceding the current year, and he has stayed in India for 365 days. मतलब 60 प्लस 365 वाली कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है सर, तो रेसिडेंट तो है, ठीक है। और 7 इयर्स में 729 डेज से कम इंडिया में, तो ये रेसिडेंट हो जाएगा, प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आई बात समझ? अगला देखो, मिस्टर सुमित एन इंडियन सिटीजन एंड अ मेंबर ऑफ क्रू मेंबर ऑफ अमेरिकन बाउंड इंडियन शिप एंगेज इन द कैरियज ऑफ फ्रेट। याद है ना सर, जिस दिन शिप बाहर जा रही है और जिस दिन शिप इंडिया में आ रही है, ये दोनों दिन इंडिया में काउंट नहीं होते और इस टाइम पीरियड को काउंट करना पड़ेगा। तो देखो आपको दिया हुआ है, फॉलोइंग आर द डिटेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर, व्हाट वुड बी द रेसिडेंशियल स्टेटस एज्यूमिंग दैट इज स्टे इन इंडिया फॉर द लास्ट 4 इयर्स। 365 है तो वो कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। 7 इयर्स में 730 डेज भी रहा है ये इंडिया में। पहले तो देख लो सर, 25 अप्रैल को गया, ये 25 अप्रैल को गया, तो अप्रैल के होगा 6 दिन, क्योंकि 20 नहीं 5 दिन, क्योंकि 25 को इंडिया से बाहर गिना जाएगा सर, ठीक है। तो अप्रैल 25 ऑफ अप्रैल को ये गया बाहर, ठीक है, ओके। तो अप्रैल 5, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक। ये 5 ऑफ अप्रैल को बाहर गया सर, तो 5 अप्रैल को भी अपन को इंडिया से बाहर ही काउंट करना है, तो +1। ये 183 डेज आ रहा है सर बाहर के, बाहर आउटसाइड इंडिया के, तो सर 365 माइनस 183 एग्जैक्ट आ जाएगा 182 मेरे ख्याल से, माइनस 365 किया एग्जैक्ट 182 डेज। वाओ, तो बंदा रेसिडेंट तो हो गया सर, रेसिडेंट तो हो गया, क्योंकि एग्जैक्ट 182 डेज आ गए और 365 वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है, रेसिडेंट है। ऑर्डिनरी की नॉट ऑर्डिनरी, सर ऑर्डिनरी, क्योंकि 729 डेज से ज्यादा इंडिया में है सर, तो रेसिडेंट प्लस ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आगे देखो, हु अमंग द फॉलोइंग विल क्वालिफाई एज अ नॉन रेसिडेंट, कौन नॉन रेसिडेंट है बताना है सर। मिस्टर बॉब एन इटालियन डांसर कम टू विजिट ऑन इंडिया टू एक्सप्लोर इंडियन डांस। अच्छा, इटालियन डांसर है, 15/9/2024 and left on 15/25/12/2024. For the past 4 years, he visited India for dance competition and stayed in India for 120 days each year. तो पिछले 4 साल में तो 480 डेज हो गए सर। अब करंट ईयर में देख लो सर 60 डेज है कि नहीं है, 60 तो आराम से यार, ये देखो ना सर, सितंबर से लेके दिसंबर तक है, 60 तो है सर। ये तो रेसिडेंट हो गया, हमसे पूछा था कौन नॉन रेसिडेंट है ये बताओ, तो ये तो नहीं है। मिस्टर सम्राट born and settled, sorry, Mr. Samrat born and settled in USA, visit India each year for 100 days to meet his parents and grandparents. Born in India in 1946, living in India, his income is 15,20,000. ठीक है, इनकम तो है, पर सर विजिट के केस में 182 या 120 देखते हैं, ये तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे, क्योंकि दोनों में ये 100 ही है सर, तो ये तो नॉन रेसिडेंट हो गया। अगला, Mr. Joseph, an American scientist, left India to his home country for fixed employment there. ठीक है, he stayed in India for study and research in medicine on 1/1/2019 till 1/7/2024.
बाप रे बाप। सर आपको नहीं लगता ये बहुत टाइम इंडिया में रहा है सर? बट याद रखना हमारे को तो देखना है सर 24-25 प्रीवियस ईयर में, ठीक है? तो ये 24-25 के लिए इंडिया में कितने दिन रहा? ठीक है, तो ये 24-25 के लिए इंडिया में अगर आप ध्यान दो तो सर अगर मैं 1/4/2024 से लेके 1/7/2024 तक देखूं, अच्छा ये फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है, फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट देयर मतलब वहीं पर रहने चले गया है, ठीक है, वहीं पर बसने चले गया, ये चीज का ध्यान रखना, ये वहीं पर रहने चले गया, अमेरिकन साइंटिस्ट है, ठीक है, इंडियन सिटीजन नहीं है, अमेरिकन साइंटिस्ट है, ये चीज का ध्यान रखना, इंडियन सिटीजन होता तो एम्प्लॉयमेंट पर्पस में 182 देखते हैं सर। इस केस में क्या मैं 60 डेज वाली कंडीशन चेक करूंगा? यस, और 60 डेज तो आराम से सर, प्लस 365 भी आराम से हो जाएगा क्योंकि ये 2019 से इंडिया में है सर, 365 डेज भी आराम से हो जाएगा प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में। तो ये बंदा तो हो गया मिस्टर जोसेफ रेसिडेंट। तो हमसे पूछा था नॉन रेसिडेंट कौन है, ये तो नहीं है, सम्राट है सर, बट ये बॉब नहीं आएगा, यहाँ पर बॉब नहीं आएगा सर, ठीक है, समझ आया? अगला देखो, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया कंट्रोल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, ये तो रेसिडेंट के हाथ में ही टैक्सेबल होगा, ऑर्डिनरी के हाथ में। डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ सुंदरम हु कैरीज आउट इट्स ट्रांजैक्शन इन मलेशिया, इट अफेयर्स आर पार्टली कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, एचयूएफ हो गया रेसिडेंट। The Karta of the HUF Sundaram, who is in from Chennai, visit India on 1/6/2024 and leaves for Malaysia on 10/2/2025. ठीक है, तो आपसे वो यही पूछ रहे हैं कि सर सर ये विजिट के लिए इंडिया में आया है सुंदरम, तो इसका इंडिया में कितने दिन हुए स्टे? देखो मई हटा दो, जून, जून में 30, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब के भी 10 दिन, 255 डेज इसके इंडिया में हुए हैं सर, ठीक है, प्लस 365 डेज भी तो प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर चाहिए सर। अब अगर आप बात ध्यान दो तो इससे पहले देखो, ये इज नॉट विजिटेड इंडिया फॉर द पास्ट 11 ईयर्स, इससे पहले ये इंडिया आया ही नहीं है सर, आप समझ रहे हो, इससे पहले ये इंडिया ही नहीं आया है। तो विजिट टू इंडिया का केस, चलो 182 वाली कंडीशन सेटिस्फाइड भी हो गई, बट 365 कैसे होगी सर? तो उस केस में ये रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी हो जाएगा सर एचयूएफ का स्टेटस, क्योंकि करता सर सिर्फ इस साल इंडिया में ज्यादा है, उससे पहले तो इंडिया आया भी नहीं है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Mr. Tejas, an Indian citizen, left India permanently with his wife and 2 children for extending his retail trade of toys in Canada in the year 2016. From Canada, he is managing his retail business of toy in India. For the purpose of his Indian business, he visits India every year from 1st September to 31st January. His business income is 23.50 and 18 lakh from the retail business in Canada and India, respectively. He has no other income. Determine his residential status. आपको बोल रहा है सर रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है, तो हर साल ये सितंबर से जनवरी यहां पर रहता है, तो सितंबर में 30, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सर ये 153 डेज इंडिया में रहता है सर, हर साल, ये तो लिखा है ना सर, हर साल विजिट टू इंडिया का केस है, और इंडियन सिटीजन भी है, ठीक है, इंडियन सिटीजन है, विजिट टू इंडिया का केस है, तो सर ये बंदा हो जाएगा रेसिडेंट, क्योंकि 120 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया विजिट के केस में, प्लस ऑर्डिनरी की नॉट ऑर्डिनरी, सर इसकी इनकम इंडिया से 18 लाख है, 15 लाख से ज्यादा है सर, तो ये सर 120 प्लस 365, क्योंकि 153 हर साल आता है ना, इंटू 4 करोगे तो 365 से ज्यादा होगा सर, तो ये 120 प्लस 365 प्लस 15 लाख वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये बंदा हो गया सर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और इसकी इनकम कितनी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी? वो 18 लाख होगी सर, जो वो इंडिया से कमा रहा है, जो वो इंडिया से कमा रहा है, ध्यान रखना सर। आई बात समझ? ये हमने रेसिडेंशियल स्टेटस कंप्लीट किया, आई होप क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ है तो एमसीक्यूज अच्छे से प्रैक्टिस करो, अगर ये एमसीक्यूज में डाउट आ रहे हैं इट मींस आपके कंसेप्ट कहीं ना कहीं वीक है, थोड़ा सा इशू है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करो, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे नेक्स्ट चैप्टर्स करेंगे सर, ठीक है, चलो, थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर नांडगा। ध्यान से सुनना, इससे पहले मैंने आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट और रेसिडेंशियल स्टेटस ये दो के एमसीक्यू करवा दिए हैं। अब अपन 5 हेड के एमसीक्यूज है, कुछ अच्छे एमसीक्यूज है, उसको करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यूज, आपको ये पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएगा, उसका टेंशन मत लेना, टेलीग्राम में सब शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है, आपसे सिंपल रिक्वेस्ट है, साथ बैठो और करो, और फ्रेंड्स को भी शेयर करना और लाइक करना। चलो लेट स्टार्ट। कैलसी लगेगा सर। देखो क्वेश्चन 1 क्या बोलता है। मिस्टर करंट कंप्लीटेड हिज एमबीए इन अप्रैल 2024 एंड जॉइंड XYZ from 1/5/2024. His basic salary is 2,25,000. He is paid 12% basic plus as DA. अच्छा, 12% basic का DA मिलता है, forming part of the retirement benefit. He contributed 11% of his basic and DA towards recognized provident fund. मैं यही क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलता था। पता नहीं कितने लोग इस क्वेश्चन को समझे ना समझे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। ठीक है, एंड कॉन्ट्रीब्यूट द सेम अमाउंट। अभी तक आया नहीं एग्जाम में, आरटीपी एमटीपी में था बट अभी तक एग्जाम में नहीं आया। एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है 49,325। What would be the income chargeable to tax under the head salary of Mr. Karan for the assessment year 25-26 if he has exercised the option of shifting out of the default tax regime? तो इसकी बेसिक सैलरी सर, बेसिक सैलरी 2,25,000 इंटू 11, क्योंकि मई में ज्वाइन किया है, इंटू 11 24,75,000। ठीक। डीए सर, डीए कितना है? 12% ऑफ बेसिक पे, 12%, इसका 12% है 2,97,000। ठीक है, ये दोनों ऐड कर लेते हैं अपन। ये आ रहा है सर 2,772,000। ठीक, इसका 11% हमने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया, इसका 11% 304,920 इतना हमने कंट्रीब्यूट किया। बट हमने पढ़ के आया सर कि जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, देखो कंपनी ने भी कंट्रीब्यूट किया और उसने भी कंट्रीब्यूट किया, जब भी दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं तो एम्प्लॉय का मैक्सिमम 2,50,000 होता है, उससे ऊपर जो वो कंट्रीब्यूट किया उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है। तो सर 2,50,000 तक तो ये कंट्रीब्यूट कर सकता था, इसने एक्सेस किया है सर। कितना एक्सेस किया है? 54,920 इतना एक्सेस किया है सर। इसको इंटरेस्ट कितना मिला है? 4,9325। इसको इंटरेस्ट मिला है 4,9325 और इसका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना था? 34920। समझो मेरी बात, मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं सर। ये 3,04,920 का कंट्रीब्यूशन किया है, जिसमें एक्सेस कंट्रीब्यूशन कितना है सर? 54,920। ये जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है, इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है सर। तो निकालो ये कितना आ जाएगा, इंटू 49325 डिवाइडेड बाय 304,920। बाप रे, ये तो पॉइंट पॉइंट में आ रहा है। 888.4.06 है, 888.4 लिख लो सर, और राउंड फिगर कर लेंगे अपन। इतना जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल है। तो अब आप ध्यान दो सर, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमसे पूछा है सर इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। तो सर ये देखो, ये हमने निकाल लिया। ठीक, इसमें इंटरेस्ट में ऐड कर लेते हैं 277, कितना था? 277,200 इतना ही था ना? हाँ, 277,200 इतना ऐड कर लेते हैं सर। इसमें 277,200 ये आ जाएगा सर 278,0884 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन भी तो करोगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 भी तो करोगे, तो माइनस 50,000। ये आ रहा है सर 273,0884। देखो सर इनकम फ्रॉम सैलरी कहां गया? 273,0884 ये रहा। समझ आया कैसे हुआ सॉल्व? मस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में देख के जाने, मेरे को तो बहुत पसंद आया क्वेश्चन। फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द परक्विजिट वैल्यू ऑफ द लोन एट अ कंसेशनल रेट गिवन टू द एम्प्लॉय, द लैंडिंग रेट ऑफ द एसबीआई एज ऑन। ये तो बहुत सिंपल है सर, फर्स्ट डे ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर लिया जाता है सर। थर्ड क्वेश्चन देखो, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ अ रेसिडेंट इंडिविजुअल कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट। सर अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, रेसिडेंशियल इंडिविजुअल है, क्या ये 112 में क्लेम कर सकता है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट? यस, रेसिडेंट इंडिविजुअल है ना, क्लेम कर सकता है सर। 111A में भी क्लेम कर सकता है, तो दोनों में क्लेम कर सकता है सर। कैजुअल इनकम में क्लेम नहीं कर सकते सर अपन। ठीक है, अगला देखो, के इज वर्किंग एज अ पार्टनर इन द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ हिज एचयूएफ एंड एचयूएफ हैज कंट्रीब्यूटेड 3 लाख एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस के इज आल्सो गिवन अ लोन ऑफ 50,000
टू द फर्म, के ने 50,000 का लोन दिया है टू द फर्म इन इज इंडिविजुअल कैपेसिटी. द फर्म पेज एन इंटरेस्ट एज पर द मार्केट रेट ऑफ 15% per annum ऑन कैपिटल एज वेल एज लोन. तो 12% तक तो इंटरेस्ट दे सकते थे एचयूएफ को, कोई दिक्कत नहीं थी सर. तो इसका 12% कितना हो जाएगा सर? 12% हो जाएगा इसका 36,000. ठीक है. अच्छा, लोन जो दिया है, लोन पे इंटरेस्ट 15% अलाउड है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है लोन पे इंटरेस्ट की कोई लिमिट है सर. तो 50,000 का 15% कितना हो जाएगा? 7,500. तो ये दोनों ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 43,500. आगे देखो क्या बोल रहा है हमें. कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट शेल बी अलाउड टू द फर्म. सर फर्म को अलाउड एक तो 36,000 हो जाएगा 12%, और दूसरा उसने इंटरेस्ट जो पे किया है सर लोन के ऊपर वो पूरा अलाउड है 15%. तो टोटल अलाउ हो जाएगा 43,500. समझ आया? अगला देखो. Mr. Raghav has 3 houses for self-occupation. What would be the tax treatment for assessment year 25-26 in respect of the income from house property? दो घर की सेल्फ ऑक्यूपाइड नील ले सकते हैं, वन घर को डीम लेट आउट मान लेंगे. ये तो इजी है, ये मस्त इजी था. अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल. नॉन रेसिडेंट कैन बी एडजस्ट अगेंस्ट नाइदर किसी से वो एडजस्ट नहीं कर सकता क्योंकि नॉन रेसिडेंट है. अगला देखो. मिस्टर शाहिद अ होलसेल सप्लायर ऑफ डाइस. ये अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है. प्रोवाइड यू द विद द डिटेल्स ऑफ द फॉलोइंग कैश पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर थ्रू आउट द ईयर. देखो, लोन पेमेंट ऑफ 27,000 taken for the business purpose from his friend Kunal. The repayment also include interest. सर इंटरेस्ट 10,000 से ज्यादा होता तो डिसअलाउ होता. लोन रिपेमेंट तो चलेगा सर, प्रिंसिपल अमाउंट तो ज्यादा भी चलेगा सर कैश से, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, डिसअलाउड नहीं है. अगला है पोर्टेबल डाइस मशीनरी परचेज फॉर 15,000. द पेमेंट वाज मेड इन कैश इन 3 वीकली इंस्टॉलमेंट. 3 वीकली इंस्टॉलमेंट है इसलिए ये भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है. पेमेंट ऑफ 10,000 मेड टू इलेक्ट्रिशियन ड्यू टू अनफॉर्सीन इलेक्ट्रिक सर्किट एट शॉप. 10,000 तक तो कैश पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. परचेज मेड फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड डीलर. इस पे दिक्कत है सर, 10,000 से ज्यादा है. बट आगे देखो, व्हाट विल बी द डिसअलाउंसेस अंडर सेक्शन 48(3) इफ एनी इफ मिस्टर शाहिद डिक्लेयर्स द इनकम एज पर सेक्शन 44 एडी. अगर हम सेक्शन 44 एडी क्लेम करते हैं तो उस केस में सर सेक्शन 30 से लेकर 38 तक के पूरे एक्सपेंडिचर ये मान लिए जाते हैं क्लेम कर लिए गए. उस केस में कोई दिक्कत नहीं आती. इसीलिए सेक्शन 30 से 38 तक के हमने पूरे एक्सपेंस क्लेम कर चुके हैं. तो ये जो परचेज वाला है ये सेक्शन 37 में कवर हो जाता है. सेक्शन 37 में कवर हो जाता है, इसीलिए इसका अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, इसीलिए ये भी अलाउड हो जाएगा. तो आपसे पूछा जा रहा है कि डिसअलाउंसेस क्या है 48(3) की. तो सर 48(3) की कोई ऐसा डिसअलाउंसेस नहीं है, क्योंकि ये सब जो पेमेंट्स हुए हैं या तो विद इन द लिमिट हुए या तो 44 एडी के कारण आप बच गए हो सर. क्योंकि 44 एडी ये बोलता है सेक्शन 30 से 38 तक के पूरे एक्सपेंस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा. तो ये जो 13,500 है ये सेक्शन 37 का है, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा. ये बात समझ आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी. तो इसका आंसर नील है सर. मेरे हिसाब से तो प्यारा क्वेश्चन है सर, इंपॉर्टेंट है. इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, एग्जाम में गलती होने के बहुत स्कोप है सर. अगला देखो. Mr. Jagat is an employee in an account department of Bharat Limited, a cellular company operating in the region of Eastern India. It is engaged in manufacturing of cellular devices. During the financial year 24-25, following transactions were undertaken by Jagat. ठीक है. आपको क्या निकालना है? Amount which is chargeable under the tax under the head salary. ठीक है. He attended a seminar on perquisite valuation and seminar fees of 12,500 was paid by the Bharat Limited. सर सेमिनार की फीस है, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ ही नहीं सर. सर ये इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट थोड़ी है, ये कोई बेनिफिट या परक्विजिट कुछ ऐसा नहीं है सर. तो ये सैलरी में क्यों आएगा? अगला देखो. ट्यूशन फीस ऑफ मिस्टर हिमांशु पेड टू अ प्राइवेट कोचिंग क्लासेस नॉट हैविंग अ टाई अप विद भरत लिमिटेड वाज रीइंबर्स्ड बाय भरत लिमिटेड. अमाउंट ऑफ फीस वाज 25,000. ये आएगा ना सैलरी में, ये आएगा ना सर परक्विजिट. अगला है सपना स्टडीज इन अ भारत पब्लिक स्कूल ओन एंड मेंटेन बाय भारत लिमिटेड, मतलब एम्प्लॉयर की खुद की स्कूल है. ट्यूशन फीस पेड फॉर सपना हुआ 750 पर मंथ बाय जगत ने 750 पे किया है. कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन कितना है सर? 5250. तो एकदम सिंपल, 5250 माइनस 750, ये आ जाएगा 4500 इंटू 12 करना पड़ेगा. 4500 इंटू 12, अबे इंटू 12, अरे यार 12, ये आ रहा है सर 54,000 एंड 25,000 वहां पर. तो ये कितना हो जाएगा सर? 79,000.
आपसे पूछा था ना सर कितना सैलरी हेड में टैक्सेबल है, तो यही दो पॉइंट तो है सर, एक ट्यूशन फीस वाला और ये स्कूल वाला। तो ये 79,000 मेरे हिसाब से ये भी क्वेश्चन अच्छा है। स्टूडेंट ये सेमिनार फीस वाले में गलती कर सकता है, बहुत स्कोप है सर, क्योंकि सेमिनार फीस पे करना कोई बेनिफिट ऑफ परक्विजिट नहीं है सर, कोई बेनिफिट ऑफ परक्विजिट नहीं है, ध्यान रखने वाली बात है सर। अगला 9 क्वेश्चन देखो। Vidya received 90,000 in May 2024 towards recovery of unrealized rent, which was deducted from the actual rent for determining the annual value. Legal expense कोई मतलब नहीं होता इससे, हमें इसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें मिल जाता है, मतलब 63,000 टैक्सेबल होगा। सिंपल। Anand is provided with a furniture to the value of 70,000 along with the house from 1st April 2024. The actual hire charges paid by the employer for the hire of the furniture was 5,000 per annum. ओके तो हमने पढ़ा था सर कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर 10% या फिर एक्चुअल हायर चार्जेस, दोनों में विच एवर इज लोअर की हायर, जल्दी से बता दो सर, दोनों में विच एवर इज लोअर, तो लोअर कितना हो जाएगा सर 5,000, तो वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्लूडेड कितना होगा 5,000। ठीक, आगे देखो। Mr. Vikas took a loan of 1,50,000 at the rate of 10% on 1/4/2021 for the construction of residential house for self-occupation. The construction has been begun on June 2021 and was completed on 30/6/2024. तो इसमें तो प्री का इंटरेस्ट आ जाएगा सर। प्री का इंटरेस्ट कब से रहेगा? 1 जून से इसने लोन लिया है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया सर, ठीक है, 1 जून से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है। डेट ऑफ बोरोइंग क्या है सर? 1/4 है, डेट ऑफ बोरोइंग 1/4/2021 है। तब से लेके जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ है? 24-25, मैंने आपको सिखाया था। उससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर क्या है सर? 23-24। उसकी लास्ट डेट क्या है सर? 31 मार्च 2024। ये टाइम पीरियड जो है ये प्री का पीरियड है, तो सर ये बेसिकली 3 साल हुआ, तो 1,50,000 नहीं 15 लाख का 10%, 1,50,000, 1,50,000 इंटू 3 साल, 4,50,000 डिवाइडेड बाय 5, 90,000। ये प्री का इंटरेस्ट। और पोस्ट में कितना होगा सर? करेंट ईयर में 1,50,000, तो क्योंकि इसने कोई भी लोन रीपे नहीं किया अभी तक, तो 1,50,000 प्लस 90,000 कितना होगा सर? 2,40,000। पर सर घर तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है सर, तो मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना मिलेगा सर? 2 लाख रुपए। 115 BAC होता तो मिलता ही नहीं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगला देखो। XYZ Limited provided a car below 1.6 cc along with a driver to Mr. Sanjay, employee of XYZ Private Limited, partly for official and partly for personal purpose. ओके, कार एम्प्लॉयर की है, खर्चा जो है कंपनी कर रही है सर, एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय द कंपनी। तो सर सिंपल सी बात है, 1.6 से कम है, तो 1800 कार का प्लस 900 रुपए ड्राइवर का, 2700 इंटू 12 कितना आ जाएगा? 2700 इंटू 12 ये आ जाएगा 32,400। क्लियर हुआ? आओ आगे देखो नेक्स्ट। Mr. Ram, an Indian resident, purchased a residential house property at Gwalior on 28/5/1999. बाप रे, for 28,50,000। फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दी है, थैंक यू। तो कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू दोनों में which ever is higher but subject to स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो मैक्सिमम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे सर। हमारे घर की कॉस्ट हो गई 32,40,000। On 5th of Feb 2012, Mr. Ram entered into an agreement with Mr. Bomkesh for the sale of such property for 74 lakh and received an amount of 3,90,000 as advance. However, as Mr. Bomkesh did not pay the balance amount, Mr. Ram forfeited the advance. तो सर ये 3,90,000 हमने forfeit कर दिया है। कब की कहानी है? 1/4/2012 के पहले है। 1/4/2012 के पहले तो क्या होगा सर? कॉस्ट में से रिड्यूस कर लो, तो 32,40,000 माइनस 3,90,000, ये आ रहा है सर 28,50,000। What will be the index cost of acquisition of Mr. Ram? इंडेक्स कॉस्ट बताना है सर, तो इसमें CII करना पड़ेगा ना सर, 363 डिवाइडेड बाय 100 कर लेते हैं, इंटू 363 डिवाइडेड बाय 100, 1034550, ये रहा सर 00, मिल गया। नेक्स्ट, Mr. A purchased equity share of listed company on 1/5/2024 through Bombay Stock Exchange. He will sell the said share after holding for 18 months. ये बोल रहा है बेचूंगा 18 महीने होल्ड करने के बाद। Mr. A is predicting that he will make a profit of 1,30,000 by selling the equity share and further in the view of the said profit shall be exempt from the income tax. No, हम पढ़ के आए सर 23rd of July 2024 के बाद अगर 112A में कवर होते हो आप, ठीक है, तो उसके इसमें 1,25,000 तक की एग्जेम्पशन है, उसके बाद आपके पास 12.5% टैक्स लगेगा। डिटरमाइन वेदर मिस्टर एज व्यू इज करेक्ट इन
the light of the tax implication that shall arise in the hands of the in his hands in the year of transfer of the said equity share. सर क्या मिस्टर ए का ए बोला कंप्लीटली एग्जेम्प्ट तो नहीं है, ए ने बोला सर पूरा ही एग्जेम्प्ट हो जाऊंगा, नहीं सर पार्शियली सही है, पूरा एग्जेम्प्ट तो नहीं है, पार्शियली सही है। 1,25,000 तक कोई टैक्स मत देना, उसके ऊपर 12.5 दे देना। समझ आया? आगे देखते हैं। Mr. X, a retailer, acquired furniture on 10th May 2024 for 10,000 in cash. चलेगा? 15 May 2024, 15,000 and 20,000 by a bearer check and account pay check. सर देखो अकाउंट पे चेक से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बियरर चेक नहीं होना चाहिए, बियरर चेक को भी अपन कैश मानते हैं। तो 20,000 प्लस 10,000 30,000 कॉस्ट ऑफ द एसेट हो गई सर, और आपसे डेप्रिसिएशन पूछ रहा है तो इसका 10%, फर्नीचर में 10% डेप्रिसिएशन, तो 3,000 आ जाएगा सर। अगला देखो, मिस्टर ए एज 45 ईयर्स सोल्ड एन एग्रीकल्चर लैंड फॉर 52 लाख on 4/10/2024, acquired at a cost of 49.25 lakh on 39/2023, situated at 7 km from the jurisdiction of municipality, having a population of 4 lakh, and also sold another agricultural land. 1 मिनट, situated at 7 किलोमीटर, 6 किलोमीटर से ज्यादा है, 6 किलोमीटर से ज्यादा है तो वहां की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा होना चाहिए था, तब ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होता, बट ये तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड हो गया। छोड़ दो, इसमें कैपिटल गेन की बात ही नहीं होगी। And also sold another agricultural land for 53 lakh on 12/12/2024, acquired at a cost of 46 lakh on 5/15/2023, तो ये तो शॉर्ट टर्म है। Situated at 1.5 किलोमीटर from the jurisdiction of municipality, having a population of 12,000, हमने बोला था up to 2 किलोमीटर 10,000 से ज्यादा पॉपुलेशन and up to 1 lakh, तो सर 10,000 से ज्यादा, सर ये हो गया ना अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, ये हो गया अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। तो यहाँ पर 53 माइनस 46 कितना हो जाएगा कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म, 4 और 3 7, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 7 लाख का, सीआईआई वगैरह से कोई मतलब नहीं है सर। अगला देखो, मिस्टर हैरी एंड सुजॉय, resident and Indian citizen, have been appointed as a senior officer of country A embassy and country B embassy respectively in India in October 2024. Mr. Hari and Sujoy was subjected to country A and B respectively and are not engaged in any other business profession in India. The remuneration received by Indian officials working in the Indian embassy in country A is exempt, but country B is taxable. इसके बाद बोल रहे हैं, the tax treatment of remuneration received by Mr. Hari and Sujoy from the embassies of country A and country B respectively is, और नीचे ऑप्शन देखते हैं। हम पढ़ के आए थे कि सर गवर्नमेंट ने किसी को बाहर भेजा एम्प्लॉयमेंट के लिए तो उसकी सिर्फ सैलरी टैक्सेबल होती है, परक्विजिट और अलायंसेस टैक्सेबल नहीं होते, तो सर उनकी सैलरी टैक्सेबल है, परक्विजिट अलायंसेस टैक्सेबल नहीं है, ये ध्यान रखना सर। अगला लास्ट क्वेश्चन देखो, Mr. X acquires asset in the year 2017-18 for the use of scientific research for 2,75,000. He claimed a deduction under section 35(1)(4) in the previous year. The asset was bought into use. सर उसी एसेट को आप बिजनेस पर्पस के लिए लेके आए हो तो उसकी एसेट की कॉस्ट क्या हो जाएगी, नील। सिंपल, समझ आया? ये हमने 5 हेड के अच्छे वाले एमसीक्यूज कवर किए, इसके बाद और भी चैप्टर से उसके भी एमसीक्यूज कवर करना है सर। साथ में बने रहो, फ्रेंड्स को शेयर करो, लाइक करना। बहुत सारे स्टूडेंट को एमसीक्यूज केस सिनेरियो में दिक्कत आई थी सर मेरे अटेम्प्ट में, ये बहुत हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को, ठीक है? चलो, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगर। ध्यान से सुनना जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट, इससे पहले अपन ने 5 हेड तक के एमसीक्यू कर लिए थे, अब अपन क्लबिंग, सेट ऑन सेट ऑफ और आगे के भी एमसीक्यूज देखेंगे सर। चलो ध्यान दो, इसमें क्लबिंग के तो अपन देखते हैं एमसीक्यूज क्या दिया हुआ। देखो मिस्टर आरव, और ये सब पीडीएफ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसकी टेंशन नहीं लेना। अभी आपको मेरे साथ बैठ के पढ़ना है और आराम से ध्यान से सुनना है और सीखना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एमसीक्यूज में दिक्कत आई थी मेरे अटेम्प्ट पे। मिस्टर आरव गिफ्टेड अ हाउस प्रॉपर्टी वैल्यूड 50 लाख टू हिज वाइफ गीता, हु इन टर्न हैज गिफ्टेड द सेम टू हर डॉटर इन लॉ दीपा। ठीक है, द हाउस वाज लेट आउट एट 20,000 per month throughout the previous year 24-25. Compute the income from house property for 25-26, in whose hand is the income from house property chargeable to tax. तो इसने अपनी वाइफ को दिया, वाइफ ने डॉटर इन लॉ को दे दिया, ठीक है? तो सर इससे जो इनकम आएगी वो इनकम किसके हाथ में क्लब हो जाएगी सर? आरव के हाथ में, क्योंकि इनडायरेक्टली ट्रांसफर हुआ है दीपक को। और मिला कितना है? 20,000 इंटू 12, 2,40,000 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% कर लेना, तो 1,68,000 आरव के हाथ में क्लब हो जाएगा आईएचपी की इनकम। नेक्स्ट देखो,
2010-2024, Pihu, minor child, gets a gift of 20 lakh from her father's friend. क्या ये क्लब हो जाएगा सर? यस सर। मम्मी पापा जिसकी इनकम ज्यादा होगी सर, उसके हाथ में क्लब हो जाएगा 20 लाख। ऑन द सेम डे द अमाउंट इज डिपॉजिटेड एज अ फिक्स्ड डिपॉजिट इन पीयूष बैंक अकाउंट। ऑन द सेट डिपॉजिट इंटरेस्ट ऑफ 13,000 वाज अर्न्ड, इन whose end the income of Piyush shall be taxable। ठीक है, ऑल्सो कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनकम दैट शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। ओ भाई 115 बीएससी वाली बातें हैं, ध्यान आ रहा होगा। 1032 का 1500 नहीं मिलने वाला है, तो 20 लाख तो ये हो गया, और 13,000 का इसको इंटरेस्ट मिला है, तो सर कितनी इनकम क्लब हो जाएगी? 20 lakh 30,000 shall be taxable in the hands of Piyu's father or mother whose income is higher। समझ आया? सिंपल, अच्छा क्वेश्चन था, ये पॉइंट पे गड़बड़ हो सकती थी सर, आई पर्सनली थिंक। अगला देखो, मिस्टर ए, अ मेंबर ऑफ हिज फादर्स C's HUF, convert his individual property into the property of HUF. If the converted property is subsequently partitioned among the member of the HUF, the income derived from such property as is received by Mrs. A will be taxable in the hands of। अब मिसेस ए के हाथ में जो इनकम हुई है वो किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी? सर मिस्टर ए के हाथ में, क्योंकि मिस्टर ए ने अपने एचयूएफ के थ्रू इनडायरेक्टली मिसेस ए को ट्रांसफर की है प्रॉपर्टी, तो मिस्टर ए के हाथ में ही आएगी सर कहानी। अगला देखो, Mr. Vishal started a proprietor business on 1/4/2023 with a capital of 5 lakh. He incurred a loss of 1 lakh. तो ठीक है, इसकी कैपिटल कितनी हो गई? 4 lakh during the previous year 23-24. To overcome the financial position, his wife Kamini, a chartered accountant, gave a gift of 4 lakh rupees. तो wife का हो गया 4 lakh on 1/4/2024, which was immediately invested in the business by Mr. Vishal. He earned a profit of rupees 2 lakh during the previous year 24-25. ठीक है, what is the amount to be clubbed in the hands of Kamini? सर दोनों के मिला के कैपिटल हो गई 8 लाख, 50-50% हो गई, तो प्रॉफिट जो 2 लाख है उसका 50% मतलब 1 लाख, 1 लाख जाएगा कामिनी के हाथ में और 1 लाख जाएगा विशाल के हाथ में। आई पर्सनली थिंक ये तो सिंपल था सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिसेस शिवानी, वाइफ ऑफ मिस्टर अनुराग, इज अ पार्टनर इन अ फर्म। हर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज 5 लाख टू द फर्म, ठीक है, ऑन 1/4/2024, which includes 3,50,000 contributed out of the gift received from अनुराग। ओके, इसके पति ने इसको 3,50,000 का गिफ्ट दिया है और 1,50,000 मैडम का खुद का है। द फर्म है पेड एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 50,000 एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ 60,000। शेयर ऑफ प्रॉफिट तो एग्जेम्प्ट है, उसमें कोई बात ही नहीं है सर, बट ये जो 50,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है सर, अब पहले कभी भी ना एक मस्त वाली बात सिखाता हूँ, कोई स्टूडेंट इसको ध्यान नहीं देता है। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी ना जितनी कैपिटल है उसका 12% चेक कर लिया करो हमेशा। तो 12% होता है 60,000, यहां तो इंटरेस्ट 50,000 का कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में अगर 65 होता ना तो दिक्कत होती, तो दिक्कत हो जाती, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ सेफ साइड के लिए चेक कर लेना। तो यहाँ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 है, अब 50,000 का सर 3.5 लाख जो हस्बैंड ने दिया है वो हस्बैंड के हाथ में जाएगा, 1.5 लाख वाइफ के हाथ में जाएगा, तो ये तो सर आप कर लोगे, एकदम सिंपल है। 50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 3.5 लाख, ये हस्बैंड का है सर, तो 35,000 हस्बैंड का है, 35,000 कहां दिखा, ये रहा, 35,000 हस्बैंड का है और 15,000 वाइफ का है, और शेयर ऑफ प्रॉफिट तो एग्जेम्प्ट है। अगला देखो, मिसेस भावना, वाइफ ऑफ सोनू, इज अ पार्टनर इन अ फर्म। हर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज 10 लाख टू द फर्म ऑन 31 मार्च 2024, इंक्लूड 6 लाख एज कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूटेड आउट ऑफ द गिफ्ट रिसीव फ्रॉम सोनू। ठीक है, सोनू ने 6 लाख रुपए दिया है, मैडम का टोटल कैपिटल 10 लाख है, उसमें से 6 लाख सोनू का है। On 1/4/2024, she further invested 2 lakh out of the gift received from Sonu. Further invest, फिर से 2 लाख रुपए और दिया है सर सोनू ने, ठीक है, तो भाई सोनू का टोटल कैपिटल हो गया 8 लाख, ये सोनू का है, और वाइफ का जो है वो है 4 लाख, ये समझो। द फर्म पेड एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 1,20,000 एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट तो एग्जेम्प्ट है, उसका क्या ही सोच रहे हो, ठीक, बट बात यही है ना सर, फिर वही बात है सर, 10 लाख का कैपिटल इंटू 12% करके देखो, क्या 1,20,000 है? हाँ सर 1,20,000 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1,20,000 के दो हिस्से कर लेना सर, 1,20,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 8, हाँ डिवाइडेड बाय 12 इंटू 8, और 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4, यही कहानी तो करना पड़ेगा सर, ठीक है। हाँ
यही तो करोगे। तो सर ये आपका आ जाएगा 80,000 सोनू का और वाइफ का 40,000। समझ आया? अगला देखो, पंकज गिफ्टेड एन अमाउंट ऑफ 3 लाख टू हिज वाइफ पिंकी एंड 2 लाख टू हिज डॉटर रिंकी। अच्छा, डॉटर उसकी रिंकी है, एज 20 ईयर्स। तो छोड़ दो सर, मेजर है, क्लब होने वाली बात नहीं है सर। ऑन 1 अप्रैल 2020, ये 2020 नहीं है सर, ये 2021 है। बोथ पिंकी एंड रिंकी इन्वेस्टेड on the same date in the government of India 11% taxable bond. The interest income accrues yearly and is reinvested, अरे बाप रे, in the same bond. Determine the what will be the amount taxable in the hands of Pinky. पंकज नहीं पूछ रहा है भाई, पिंकी पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लो सर। बहुत गलती करके आओगे इसमें, क्योंकि सर 3 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा 11%, जो कि हो जाएगा 33,000। क्रिस्टल क्लियर है? अब ये जो 33,000 है सर, ये 33,000 पिंकी ने वापस इन्वेस्ट किए, यही तो इंपॉर्टेंट है। 33,000 तो पंकज के हाथ में जाएगा, पिंकी ने इसको वापस री इन्वेस्ट किया, री इन्वेस्ट करके 11%, 11% 33,000 का ये आ रहा है सर 3630। इतना ही होता तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, पर इसके बाद वाली कहानी तो मेन है सर। ये ऐड हो जाएगा इसमें, मतलब प्लस करूंगा तो ये 3630 33,000 में ऐड होगा, तो ये आ जाएगा 36630 इंटू 11%, ये इसका 11%, ये आ रहा है सर 4029। अगली बार फिर ऐड करूंगा, क्योंकि मेरे को तो प्रीवियस ईयर 24-25 तक पहुंचना है ना सर। तो सर अगले साल फिर ऐड किया, ऐड करने के बाद आ रहा है 659 सॉरी, 6 इंटू 11% कर लो, इसका भी 11%, ये आ रहा है सर 4473 ले लो, ठीक है। तो प्लस 4029 प्लस 3630, ये करोगे तो सर ये तीनों को ऐड करके आ जाएगा 12132। इतने का इंटरेस्ट आएगा सर, अमाउंट टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर 24-25। बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। हम क्लबिंग में सीख के आए थे सर, कोई इनकम, ठीक है सर, इनकम कितनी थी 33,000, ये हमने पंकज के हाथ में क्लब किया था, क्योंकि 3 लाख गिफ्ट किया था, उससे जो इनकम हुई वो पंकज के हाथ में क्लब। अब जो इनकम क्लब हो गई है, उसी इनकम से दोबारा इनकम होती है तो वो क्लब नहीं होती है, तो ये तीनों अमाउंट क्लब नहीं हुई सर, ध्यान रखना। और उसने बोला था ना री इन्वेस्ट किया है, इसलिए मैंने ऐड कर करके निकाला है सर, ये ध्यान रखने वाली बात। मेरे को तो ये क्वेश्चन पसंद है सर, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, देख के जाने वाला है सर। अगला देखो, मिस्टर राज मेक्स अ गिफ्ट ऑफ 25,000 टू हिज वाइफ मिस रमा ऑन 27/3/2024. Miss Rama on 1/4/2024 invested 75,000, 25,000 out of the gift and 50,000 of her own in a partnership firm as a capital, which is her total capital contribution in the firm. During the year ended 31st March 2025, she earns an interest of 12,000 and a salary of 1,20,000 from the firm. Okay. Both of which are approved by the partnership deed. Okay. तो भाई देखो, सैलरी अप्रूव्ड है बाय पार्टनरशिप डीड, ठीक है। व्हाट शैल बी द अमाउंट ऑफ इनकम, टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राज। अब आपसे पूछ रहा है सर टोटल इनकम राज की कितनी होगी, ठीक है। राज ने 25,000 मिस रमा को दिया था सर, और 1/4/2024 को 75,000 इन्वेस्टेड था, जिसमें से 25,000 गिफ्ट है उसके हस्बैंड का और 50,000 उसने खुद का लगाया सर, ठीक है। तो आप 1 मिनट के लिए रुको और समझो, ये जो शी अर्न्स सैलरी, इंटरेस्ट तो अपन देख लेंगे, इन सर सैलरी 1,20,000 अर्न करी है सर। ये जो सैलरी अर्न करी है, ये सैलरी क्या मिस्टर राज के हाथ में टैक्सेबल होगी? नो, ये सैलरी राज के हाथ में क्यों टैक्सेबल होगी सर, ठीक है। ये सैलरी राज के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं, इस क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कि वाइफ के पास प्रोफेशनल टेक्निकल कंपिटेंसी है नहीं है, कुछ बताया नहीं क्वेश्चन में। तो आप सैलरी क्लब कैसे कर दोगे हस्बैंड के हाथ में? और ऐसा तो दिख नहीं रहा है कि पार्टनरशिप फर्म में राज का कोई सब्सटैंशियल इंटरेस्ट था या कुछ था, ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है सर, तो ये सैलरी क्लब नहीं होगी सर। पर जो ये कैपिटल लगाए हैं 75,000, उस पे जो इंटरेस्ट मिला है वो क्लब होने की बात है।
पर मैंने आपको इंटरेस्ट से रिलेटेड एक कहानी सिखाई थी सर, जितना भी इन्वेस्ट कर रहा है उसका 12% करके चेक किया करो। तो ये 75,000 इंटू 12%, जो कि इंटरेस्ट कितना आना चाहिए सर, 9,000। तो सर ये 12,000 का इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा सर, ये 9,000 का इंटरेस्ट माना जाएगा, क्योंकि 9,000 का ही इंटरेस्ट अलाउ होगा सर। उससे ज्यादा इंटरेस्ट तो आप दे ही नहीं सकते ना सर, 12,000 इंटरेस्ट आप दे ही नहीं सकते। 9,000 ही इंटरेस्ट अलाउड हुआ होगा फर्म को, तो जितना फर्म को अलाउड हुआ होगा उतना ही इंटरेस्ट तो आपकी इनकम मानी जाएगी सर। तो अब ये 9,000 जो अलाउ हुआ है, ये 9,000 आपको 75,000 की कैपिटल में मिला है सर। तो हाँ, इसके हस्बैंड ने कितना कैपिटल लगाया था, 25,000, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा सर 3,000। तो ये 3,000 जो है सर, ये हस्बैंड के हाथ में क्लब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो प्यारा है सर, एक बार एग्जाम में देख के जाओगे तभी बनेगा, नहीं तो मुश्किल लग रहा है मेरे को तो बनना। अगला देखो, Mr. Arvind gifted a house property to his wife Meena and a flat to a daughter-in-law Miss Shitha. ठीक है, शिथा। Both the properties were let out. अब आपसे पूछ रहा है सर करेक्ट आंसर क्या है, जो वाइफ को दिया है वो कहां पर क्लब होगा, सॉरी वो कहां पर टैक्सेबल होगा, सेक्शन 27 डीम्ड ओनरशिप, ठीक है। और जो शिष्टा को दिया है वो जाएगा सर सेक्शन 64 में। तो देखो ये रहा सर लास्ट वाला ऑप्शन, क्योंकि वाइफ को दिया ना सेक्शन 27 मत भूल जाना, भूल जाते कई लोग। अगला देखो, राम owns 515% डिबेंचर ऑफ आर लिमिटेड, आर इंडस्ट्री लिमिटेड of 500 rupees each. L1 interest of 37,500 was payable on this debenture for the previous year 24-25. He transferred interest income to the friend Sham without transferring the ownership of this debenture. While filing return of income for the assessment year 25-26, Sham showed 37,500 as his income from debenture. शाम कैसे इनकम दिखा सकता है सर, बिना एसेट ट्रांसफर किए इनकम ट्रांसफर हुई है, किसकी इनकम मानी जाएगी, राम की। As the tax advisor of the Sham, do you agree with the tax treatment done by Sham? No, we don't agree. We don't agree. No, yes वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। No, since Ram has not transferred the debenture to Sham, interest income from debenture is not taxable in the hands of Sham. It will be included in the hands of income of Ram. ये सही हुआ ना ऑप्शन सर, यही सही मिल गया। समझ आया, ये हमने क्लबिंग के क्वेश्चंस कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में अपन सेट ऑन सेट ऑफ करेंगे, उसके बाद डिडक्शन रहेगा। अभी तो पूरा कंप्लीट करना है सर, जीएसटी भी करना है सर, ठीक है। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। चलो, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगर। ध्यान से सुनना जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एमसीक्यू में दिक्कत आ रही थी, फाइनली मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यूज लेके आया हूँ। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, और ये पीडीएफ अगला टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, टेंशन ना लो उसकी। चलो सेट ऑन सेट ऑफ का देखते हैं। इससे पहले बाकी चैप्टर्स का अपन कर चुके हैं ना, प्लेलिस्ट शेयर किया है, प्लेलिस्ट में देख लेना, सब एक साथ मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोलता है, विराट रन्स अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शूज सिंस द प्रीवियस ईयर 22-23। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 and 23-24, Virat has incurred a business loss. He also has an unabsorbed depreciation for the previous year 24-25. He earned a profit of 3 lakh rupees. Considering he may or may not have sufficient business income to set off the earlier losses and unabsorbed depreciation, which of the following order of set off? Set off क्या होना चाहिए सर, बताओ जल्दी बताओ, सेट ऑफ क्या होना चाहिए सर। पहले ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, ये पहले साल का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कर लो, फिर करंट ईयर का बिजनेस लॉस कर लो, फिर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, क्योंकि अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन तो इंडेफिनिट पीरियड कैरी फॉरवर्ड होता है। तो भाई देखो, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, एक मिनट, करेंट ईयर में भी इसको लॉस है क्या, 22-23 का लॉस है, 23-24 में लॉस है, 24-25 में इसको इनकम है, नहीं नहीं नहीं, 24-25 में लॉस नहीं है। तो सर पहले तो सर इसको 22-23 का लॉस एडजस्ट करना चाहिए, फिर 23-24 का लॉस एडजस्ट करना चाहिए, फिर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन एडजस्ट करना चाहिए। समझ आया पहला ऑप्शन। और नेक्स्ट देखो, according to section 80, no loss which can be which has not been determined in the pursuance of the return filed in accordance with the provision of section 139(3) shall be carry forward. Exception to this are, पढ़ के तो आए हैं, IHP का लॉस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, इसके लिए रिटर्न ना भी फाइल करो तो भी आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर टैक्स has brought forward loss from house property of 3,10,000, बाप रे। While filing return under the normal provision, up to what extent he is allowed to set off? 1 मिनट, ये करंट ईयर का लॉस नहीं है, ब्रॉड फॉरवर्ड आईएचपी का लॉस है। ब्रॉड फॉरवर्ड आईएचपी का लॉस एडजस्ट करने के लिए कोई लिमिट नहीं है सर,
जितना है पूरा एडजस्ट कर सकते हो सर, ठीक है, ध्यान रखना। Mr. Ravi incurred a loss of 4 lakh in the previous year 24-25 in the leather business. Against which of the following income earned during the same year can he set off such losses? भैया ठीक है, 4 लाख रुपए का लॉस है, वो किससे एडजस्ट कर सकता है? अपील बिजनेस से तो आराम से कर लेगा, कैपिटल गेन से आराम से कर लेगा, सैलरी से कैसे कर लेगा सर? पीजीपी का लॉस सैलरी से कैसे होगा? तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट बिजनेस लॉस, फिर दूसरा बचा हुआ क्या बोलते हैं ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसके बाद भी बच गया तो लॉस कैरी फॉरवर्ड कर दो सर। अगला, Mr. Rohan incurred a loss of 3 lakh rupees in the previous year 24-25 in the retail business, trade business. Against which of the following income during the same year can he set off such losses? ठीक है, तो 3 लाख का लॉस है, ये बिजनेस से एडजस्ट हो जाएगा, कैपिटल गेन से एडजस्ट हो जाएगा, स्पेकुलेशन से भी एडजस्ट हो जाएगा। स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस कहीं और एडजस्ट नहीं होता, बट दूसरा लॉस तो स्पेकुलेशन से एडजस्ट हो जाएगा ना सर, तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, ड्यूरिंग द सस्पेंड ईयर 25-26 मिस्टर कबीर हैड अ लॉस ऑफ 6 lakh under the head income from house property and loss of 5 lakh from a business or profession and income of 3 lakh from a long term capital gain. He filed his return filed his return of income for on 31st 12 2025. Determine the total income of Mr. Kabir and the amount of loss which can be carry forward. लॉस तो कोई हाल में कैरी फॉरवर्ड होना ही नहीं है सर, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा क्योंकि रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं हुआ है सर, ठीक है, एंड विच कैन बी कैरी फॉरवर्ड इन अ मोस्ट बेनिफिशियल मैनर। अब 1 मिनट रुको और मेरी बात समझो, इसमें बहुत लोचा है क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है सर कि नॉर्मल प्रोविजन है कि 115 बीएससी, और हमने सीखा सर जब तक कुछ ना बोले 115 बीएससी अप्लाई होता है, और 115 बीएससी अप्लाई होता है तो आईएचपी का जो लॉस है वो कहीं और जाके एडजस्ट नहीं होता, आईएचपी का एचपी से हो जाता है। अब दिक्कत क्या है, हमारे पास कैपिटल गेन है और बिजनेस का लॉस है, क्या ये आपस में एडजस्ट हो जाएंगे? हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, बट जो बिजनेस का 2 लाख का लॉस बच जाएगा वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते क्योंकि आपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किए। तो सर टोटल इनकम तो नील, बट बिजनेस का लॉस कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। आया समझ? और नेक्स्ट देखते हैं, डिटेल ऑफ इनकम एंड लॉसेस ऑफ मिस्टर कुमार फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 आर एज फॉलोज। इनकम फ्रॉम सैलरी दी हुई है, सेल्फ ऑक्यूपाइड का लॉस है, लेट आउट का भी लॉस है भाई, पहले देख लेते हैं शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्टर एक्सचेंज में, अच्छा हुआ, ठीक है। तो सर मैक्सिमम 2 लाख का ही लॉस हम क्लेम कर सकते हैं, बाकी तो हमें कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तो ये 2 लाख रुपए हम एडजस्ट कर लेंगे सैलरी से। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है, मेडिकल बिजनेस का लॉस है, कैपिटल गेन है इस भाई के पास, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी है। आपसे पूछ रहे सर ग्रॉस टोटल इनकम क्या होगी सर इसकी, ठीक है भाई, तो सर हम ये जो हमारे पास लॉस फ्रॉम बिजनेस है, ये बिजनेस का लॉस क्या हम कैपिटल गेन और आईयूएस दोनों से एडजस्ट कर सकते हैं, यस दोनों से एडजस्ट कर सकते हैं। बात ये है कि कौन सा बेनिफिशियल है हमारे लिए, तो मेरे हिसाब से सर अगर आप ये मेडिकल का लॉस है, अगर आप इसको आईयूएस से एडजस्ट कर लो तो ये 80,000 यहाँ एडजस्ट हो जाता है, 40,000 कैपिटल गेन में एडजस्ट हो जाता है, बट मैं बोलूंगा सर इसकी अदर इनकम बहुत ज्यादा है, तो अदर इनकम ज्यादा है तो चाहो तो आप पहले कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर सकते हो बिजनेस लॉस को 1,20,000 को। ये आपको एग्जाम में समझना पड़ेगा कि हम किससे एडजस्ट करें, आप मेरी बात समझो, आपको ये समझना होगा एग्जाम में कि किस में से एडजस्ट करें, क्योंकि अगर देखो ग्रॉस टोटल इनकम तो टैली हो जाएगी, आप अगर ग्रॉस टोटल इनकम का सोच रहे हो तो सर वो तो टैली छोड़ो, एमसीक्यू में मैं आपको पूरा क्या बोलते हैं वो फॉर्मेट कैसे सिखाऊं सर, जब मैं क्लासेस में बताता हूँ ना स्टूडेंट को एक चीज बोलता हूँ, भाई सुन, जब तू लॉस एडजस्ट करने जाता है ना तो एक बात हमेशा याद रखना, अगर तेरे पास कैपिटल गेन में इनकम है और आईयूएस में इनकम है तो ये सोचना कि किसमें से एडजस्ट करूं जो मेरे लिए फायदेमंद है, क्योंकि कैपिटल गेन में फ्लैट टैक्स लगता है और आईयूएस में तो सर अगर इनकम बहुत ज्यादा हो, मतलब अदर इनकम ज्यादा हो कैपिटल गेन के अलावा, तो 30% टैक्स तक जाता है। तो समझना तू अगर 30% के ब्रैकेट में जा रहा है तो पहले अदर इनकम से एडजस्ट कर ले, और अगर 30% के ब्रैकेट में नहीं है तो कैपिटल गेन से एडजस्ट कर ले, ये आपको एग्जाम में समझना होगा, ये पहले से कोई कैसे बताएगा। अब जैसे यहां पर देखो कैपिटल गेन में फ्लैट 20% है, ठीक है, मतलब 20% या नया वाला होगा तो 12.5%, पर अगर अदर इनकम की बात करूं तो अदर इनकम मेरे पास एक तो 3,20,000 है, 2 लाख एडजस्ट करने के बाद, ठीक है, और कौन सी अदर इनकम मेरे पास 80,000 ये है मेरे पास, तो ये हो जाएगा सर 4 लाख मेरे पास अदर इनकम है, 4 लाख मेरे पास अदर इनकम है, कैपिटल गेन मेरे पास 1,60,000 है, तो आप ये समझो ना सर किसमें टैक्स ज्यादा लगने वाला है, अदर इनकम में 5% लगेगा क्योंकि 2,50,000 आप क्लेम कर लोगे, बचा हुआ 2.5 लाख पे 5% होता है सर, बट कैपिटल गेन में कितना है सर 20% या 12.5%, तो कैपिटल गेन में टैक्स ज्यादा है,
मैं तो बोलूंगा सर बेटर है 1,20,000 को कैपिटल गेन से एडजस्ट कर लो। ये मैं आपको एमसीक्यू के लिए नहीं सिखा रहा हूँ, एमसीक्यू के लिए सीखना तो बहुत आसान है सर, आंसर एकदम सिंपल आ जाएगा, बट मैं आपको बड़े क्वेश्चन के लिए भी तैयार कर रहा हूँ। तो ये 1,20,000 एडजस्ट कर लिए तो बचा कितना, 40,000 यहाँ पर और 80,000 ये, 1,20,000 और प्लस 3,20,000, 320 प्लस 1,20,000 तो ये आ जाएगा 4,40,000। एमसीक्यू में दिक्कत नहीं आएगी, एमसीक्यू में सही है, बड़े क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन में गड़बड़ हो जाएगी सर। अगला देखो, मिस्टर ए हैज अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ 4,50,000, हाँ, दैट कैन बी कैरी फॉरवर्ड। ये तो बहुत सिंपल है सर, ये आप किसी भी एडजस्ट हेड से एडजस्ट कर सकते हो, इंडेफिनेटली पीरियड कैरी फॉरवर्ड होगा, बस सैलरी में मत ले जाना इसको। अगला देखो, मिस्टर ए हैज incurred a short term capital loss of 10,000 on sale of shares through the national stock exchange, such loss, सर ये तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, मिस्टर अर्पन एज 35 ईयर सबमिट द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग इज टोटल इनकम। इनकम फ्रॉम सैलरी दी हुई है, ठीक है, वह 115 बीसी देख लेता हूँ पहले। अरे बाप रे, इफ ही पेज टैक्स अंडर 115 बीएसी, ठीक है, तो आईएचपी का लॉस लेट आउट वाला है, बट सर ये लॉस तो सिर्फ आईएचपी की इनकम से एडजस्ट होगा, अभी तो ये मेरे लिए डेड लॉस हो गया सर, गजब। बिजनेस लॉस है, ये आईयूएस से एडजस्ट हो जाएगा, बिजनेस लॉस अभी भी हमारे पास 20,000 बचेगा, ये हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे और 4 लाख की सैलरी की इनकम दिखेगी। तो देखो हमारा ऑप्शन सर, 4 लाख की सैलरी की इनकम, 20,000 कैरी फॉरवर्ड। अगला देखो, ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 24-25 Mr. A is exercising the option of shifting out of the default tax regime provided under 115 BAC 1A, had a loss of 8 lakh from the house property which could not be set off against any other head as per the provision of section 71. Due date of filing of return for the section 139(1) in case of Mr. A is already expired. ले भाई, return time पे भी नहीं डाला। Mr. A forgot to file his return within the same due date. However, Mr. A filed his belated return. हाँ, belated return डाला है। Now while filing return of income for the assessment year 25-26, Mr. A wishes to set off the against the income from house property, ठीक है, his income from house property is 5 lakh and bank interest FD is 1 lakh rupees। अब आपसे ये जानना चाहता है सर कि आईएचपी का लॉस है, ये आईएचपी की इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं सर, कैरी फॉरवर्ड वाला लॉस है। एकदम सिंपल सी बात है सर, हमने एक बात सीखी है सर, आईएचपी का लॉस आप तब भी क्लेम कर सकते हो जब आपने रिटर्न फाइल नहीं भी किया, तो भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सर ये 8 लाख में से 5 लाख तो आप एडजस्ट कर सकते हो सर, बट क्या ये दूसरे हेड से एडजस्ट कर सकते हो आईयूएस से? वेदर मिस्टर ए कैन क्लेम द सेट ऑफ, क्या वो सेट ऑफ क्लेम कर पाएगा? तो देखो सर, नो मिस्टर ए कैन नॉट क्लेम द सेट ऑफ 8 लाख, नहीं ये तो गलत है। यस क्लेम कर सकता है बट अ लॉस ऑफ 2 लाख आउट ऑफ द 8 लाख, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। कैरी फॉरवर्ड वाला तो हम कितना भी एडजस्ट कर सकते हैं, और करंट ईयर में तो कितना भी, करंट ईयर में तो कोई लिमिट ही नहीं है सर, ठीक है। उसके बाद यस वाला तो ठीक है, बट 2 लाख वाली बात गलत है। यस ही कैन क्लेम अ सेट ऑफ 5 लाख, क्योंकि 5 लाख की हमारे पास इनकम है, ठीक है, एंड द बैलेंस ऑफ 3 लाख टू बी कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि आईयूएस से एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं किया था और कैरी फॉरवर्ड वाला था, कैरी फॉरवर्ड वाला किसी और हेड से एडजस्ट नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना, इसमें गड़बड़ होने की चांसेस है, गड़बड़ होने के बहुत चांसेस है, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकता है सर, ठीक है। ये असेसमेंट ईयर ध्यान देना 24-25 और ये 25-26 है, ये ध्यान रखना सर, ठीक। तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, क्लियर हुआ? बस इतना ही था सेट ऑन सेट ऑफ का क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिडक्शन करेंगे, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। चल, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्थ मांडगा, ध्यान से सुनना, इससे पहले अपन ने बाकी सब चैप्टर्स के एमसीक्यू सॉल्व करा दिया हूं मैं, ठीक है, उसको सॉल्व करा के मैंने शेयर कर दिया है, प्लेलिस्ट देख लेना, बाकी सब मिल जाएगा। ये पीडीएफ अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। अभी तो अपन क्वेश्चन करते हैं डिडक्शन के, इसके बाद 3 चैप्टर और है जिसके अपन को एमसीक्यू करना है और फिर जीएसटी अलग। तो देखो, Mr. Suhan, age 35 year, a non-resident, earned a dividend income of 12,50,000 from an Indian company which was declared on 30/9/2024 and credited directly to his bank account on 5/10/2024 in France, and 15,000 as interest on saving। ठीक है भाई, उसके बाद कहानी दी हुई है on the SBI for the previous year 24-25। Assuming that he has no other income, what will be the amount of income chargeable to tax in the hands of Mr. Tax to in his hand in India for the assessment year 25-26 if Mr. Swan has exercised the option of obvious सी बात है 115 BAC लेगा तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी सर। तो डिविडेंड इनकम ये प्लस 15,000, ये आ जाएगा सर 12,65,000, और सेविंग का इंटरेस्ट है 860 से बिलो है सर,
टीटीए क्लेम कर सकते हैं, टीटीए में 10,000 क्लेम कर लेंगे सर। सर क्या नॉन रेसिडेंट को भी मिलता है? हाँ सर, टीटीए नॉन रेसिडेंट को भी मिलता है। तो सर 12,55,000 हमारा डिडक्शन, सॉरी हमारी इनकम आ जाएगी। हमसे पूछा था ना सर टोटल इनकम कितनी होगी, तो ये हमारी टोटल इनकम आ जाएगी। समझ आया? और नेक्स्ट देखो, मिस्टर कृष्णा रेसिडेंट इंडियन, age 61 years, 61 year, maintain a saving account with the cooperative land development bank and he earns 20,000 as interest on saving for the financial year 24-25. Krishna also maintain a fixed deposit and a recurring deposit account with money finance and NBFC. ओ भाई, एनबीएफसी कहां से आ गई? बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक्स और पोस्ट ऑफिस, ये तीन को कवर किया था। एनबीएफसी कहां से आ गई? तो सर ये कोऑपरेटिव बैंक्स चलेंगे सर, 20,000 का इंटरेस्ट ये चलेगा। तो आपसे पूछा सर व्हाट वुड बी द डिडक्शन अलाउएबल टू कृष्णा अंडर चैप्टर 6 से इफ ही एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। तो भैया इसको मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिल जाएगी सर? 20,000। और 20,000 किसमें मिलेगी सर? 80 टीटीबी, एज देख लो सर उसकी, ठीक है, याद रखना ये एनबीएफसी था इसलिए हमने डिडक्शन नहीं ली, गड़बड़ मत कर देना सर। अगला, मिस्टर रमेश पेज द रेंट ऑफ 5,000 पर मंथ, हिज टोटल इनकम इज 2,80,000। किसकी बात कर रहे हैं पता है? 80 की बातें हो रही है सर। ग्रॉस टोटल इनकम वाज रिड्यूस्ड बाय डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से एक्सेप्ट सेक्शन 80 वही तो निकालना है सर। इज ऑल्सो इन रिसिप्ट ऑफ एचआरए। ओ भाई इसको एचआरए मिलता है तो 80 की डिडक्शन ही नहीं मिलेगी। वाह क्या क्वेश्चन था। अगला देखो, मिस्टर श्रीवास्तव एज 72 years पेड अ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 52,000 बाय चेक एंड 4,000 बाय कैश। सर मैक्सिमम तो 50 मिलेगा सर दोनों मिला के, ठीक है। द अबव सम वाज पेड बाय द फॉर इंश्योरेंस ऑफ हिज ओन हेल्थ इफ ही एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। 80D में इसको रिडक्शन कितनी मिलेगी? 50,000। नेक्स्ट, Rajan, a resident Indian, has incurred 15,000 for the medical treatment of his dependent brother, who is person with severe disability. Irrespective of जितना भी खर्चा करो 1,25,000 मिल जाएगा सर। सीवियर डिसेबिलिटी है। डिपॉजिटेड 20,000 विद LIC फॉर द मेंटेनेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, 1,25,000 मिल जाएगा 80DD में। नेक्स्ट, मिस्टर शिवम मेड अ डोनेशन ऑफ 50,000 पीएम केयर फंड, 20,000 टू प्रधानमंत्री ड्रॉट रिलीफ फंड। ड्रॉट रिलीफ फंड 50% में आता है विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, ये भी विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट में आता है, 100% में आता है। तो 50 + 10 60,000 एंड ही मेड अ कैश डोनेशन ऑफ 10,000। कैश में 2,000 से ज्यादा नहीं दे सकते हम 80G में सर, तो यही दो डिडक्शन मिलेगी 50 और 10 60। नेक्स्ट देखो, gross total income of Arpita for the previous year 24-25 is 6 lakh. He had taken a loan of 7,20,000 in the financial year 21-22 from a bank for her husband who is pursuing MBA course from IIM Kolkata. On 2nd of April 2024, he paid a first installment of the loan of 45,000 and interest of 65,000. ठीक है। कंप्यूटर टोटल इनकम निकालने बोला है, वही मैं सोचा डिडक्शन तो सर हमें 65,000 इंटरेस्ट की मिल जाएगी सर 80 में, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 लाख माइनस 65,000 ये आ जाएगा सर 5,35,000, ठीक है। एन इंडिविजुअल हैज पेड अ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 25,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर अ पॉलिसी ऑफ 1 लाख टेकन ऑन 1/4/2019। इफ ही पेज टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स 115 मिलेगा ही नहीं 80C। सोच क्या रहे हो? अगला देखो, Mr. X is 2 unit, 1 unit at SEZ and another unit at DTA. The unit in SEZ was set up and started manufacturing in 2016. Sir, मेरा previous year 24-25 है, 9th year है, ये समझो। Unit in DTA from 15/6/2017. DTA से मेरे को कोई मतलब नहीं है। Turnover of Mr. X and unit in DTA, मतलब टोटल टर्नओवर X का दिया हुआ है और DTA का भी दिया हुआ है, तो SEZ का निकालना पड़ेगा सर। SEZ का 8 करोड़ 50 लाख माइनस 3 करोड़ 25 लाख। यार सर SEZ का टर्नओवर है 5 करोड़ 25 लाख, ठीक है। एक्सपोर्ट सेल ऑफ SEZ दिया हुआ है 3 करोड़ 50 लाख, DTA से मेरे को कोई मतलब नहीं। नेट प्रॉफिट ऑफ SEZ दिया हुआ है 80 लाख, DTA से मेरे को कोई मतलब नहीं। Proceeds from export sale in SEZ received in convertible foreign exchange by on 39/20/25 is 2 करोड़ 50 लाख। अब तो मेरे को ये वाले टर्नओवर से ही मतलब नहीं, तो सर मेरा टर्नओवर है 2.5 करोड़
डिवाइडेड बाय 5.25 करोड़ इनटू प्रॉफिट है 80 करोड़, इसका भी 50%, यहां लिख लेता हूं आगे, इनटू 50%, ये कितना आएगा सर? 80 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 5.25 इंटू 50%, ये आ रहा है 19.047761। तो यही तो है सर, आओ नीचे देखते हैं। अच्छा ये फिगर्स में निकाला है, ठीक है। तो ये रहा सर 19,04,762, ठीक है। समझ आया कैसे बना? डिडक्शन तक का हो गया। अब इसके बाद 3 चैप्टर और फिर जीएसटी, ठीक है। साथ बने रहो, लाइक करो, फ्रेंड्स को शेयर करो। कोई डाउट तो आप पूछ सकते हो सर व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। चलो, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगा। ध्यान से सुनना सर, इससे पहले मैंने आपको 6 चैप्टर्स के एमसीक्यू करा दिए। अब अपन देखते हैं एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस के। सर ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन रहना, सब कुछ वहीं शेयर होने वाला है सर, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं। P is a professional who is responsible for paying a sum of 2 lakh rupees as rent for the use of building to Mr. Harshit, a resident, for the month of Feb 2025. The gross receipt of P are as under: from 1/4/2023 to 31st March 2024 55 lakh, और सर 24-25 में उसका टर्नओवर है 45 लाख। तो सर हम तो प्रीवियस ईयर का टर्नओवर देखते हैं। प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 55 लाख है। क्या टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है? हाँ। whether P is responsible for deducting any TDS? सर TDS डिडक्ट नहीं होगा 194I में। सर क्यों? सर क्यों? इसका तो टर्नओवर एक्सीड कर गया। भैया रेंट भी तो एक्सीड करना चाहिए, 2,40,000 से ज्यादा होना चाहिए ना। एक्सीड नहीं किया ना, तो टीडीएस कहां से आएगा सर? ठीक है। उसके बाद अगला देखो, Mr. X, a resident, is due to receive 6 lakh on 31st March 2025 towards maturity proceed of LIC policy taken on 1/4/2021, for which the sum assured is rupees 5 lakh and the annual premium is 1,50,000. Mr. Z, resident, is due to receive 99,000 towards maturity proceed 194 DA की बातें कर रहे हैं। अब ये 1 लाख से अंदर है तो मिस्टर जेड के हाथ में तो 194 डीए की बात ही मत करो। हाँ, एक्स के हाथ में बात कर लो, एक्स से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 6 लाख रुपीज रिसिप्ट हुए और सर 5 लाख का सम एश्योर्ड था, प्रीमियम 1,50,000 था, 1010 डी में एग्जाम भी नहीं है सर। तो सर एक्स तो गया। तो सर देखो, टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्ट ऑन, नहीं ये नहीं है। टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन इनकम कंप्राइज इन मैच्योरिटी प्रोसीड पेबल टू मिस्टर बी एक्स। सर एक्स वाले में ही टीडीएस कटेगा, जेड वाले में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 99,000 है, 1 लाख से कम है सर। अगला देखो, अब फर्म पे सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इट्स रेसिडेंट पार्टनर, ठीक है। द सैलरी एंड इंटरेस्ट पेड फॉल विद इन द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर 40B, लिमिट के अंदर पे कर रहे हैं सर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? टैक्स इज रिक्वायर्ड 192, 194A, नहीं सर, ये दोनों में टीडीएस नहीं होता है सर। सर क्योंकि जो पार्टनर्स को सैलरी दी जाती है वो तो ऐसा पीजीपी इनकम ट्रीट की जाती है, तो 192 कैसा आएगा? और 194A में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छोड़ के चले हम सर, उन केसेस जहां पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होता उसमें ये पॉइंट था। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ये 2 पॉइंट तो नहीं हो सकते। नो टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन सैलरी बट टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन 194A ऑन इंटरेस्ट। क्या ये कहानी होगी? या टीडीएस डिडक्ट ही नहीं होगा सैलरी और इंटरेस्ट में? सर टीडीएस तो आएगा ही नहीं, ना ही इंटरेस्ट में आएगा, ना ही सैलरी में आएगा। अगला देखो, मिस्टर व्यास, एज 80 years, is a retired government employee. On 1st April 2024, he received the maturity amount of his LIC policy amounted to rupees 3,50,000. This policy was taken by Mr. Vyas on 1st April 2016, on which the sum assured was 3 lakh, annual premium the above 40,000. His other income comprised of pension amounted to rupees 85,000. Mr. Vyas furnishes a declaration under Form 15H for non-deduction of TDS to the insurance company stating that his tax liability is nil. Choose the correct option. तो बताओ भाई correct option क्या है? तो देखो सर, द डिक्लेरेशन मेड बाय मिस्टर व्यास इज रॉन्ग। नहीं, डिक्लेरेशन तो सही है सर, क्योंकि आप समझो इसकी एज है 80 years, इसके लिए स्लैब है 5 लाख का, इसकी इनकम 3,50,000 और 85 भी ऐड करोगे तो भी 4,35,000 आएगा सर, 5 लाख से कम है सर। तो क्लेम बाय द व्यास इज राइट एंड इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड, यही तो ऑप्शन है सर, नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस। बाकी में तो ये टीडीएस काटने बोल रहे सर, ना ये बात तो नहीं है सर।
नेक्स्ट देखो सर, द बेनिफिट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन वन इंस्टॉलमेंट ऑन और बिफोर 15 मार्च इज अवेलेबल टू सर 44 एडी और एडीए वाले लोगों को एप्लीकेबल है सर। अगला देखो, मिस्टर नियार मेंटेन्स अ सेविंग एंड करंट अकाउंट इन द मीरा बैंक लिमिटेड, द डिटेल्स ऑफ द विड्रॉल ऑन वेरियस डेट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये आपको याद नहीं आ रहा है सर, 194 एन की कहानी है सर, और एन में हमने बोला था सर 1 करोड़ से ऊपर विड्रॉल में कितना परसेंट टीडीएस, 2%। तो सबको ऐड कर लो सर, ऐड करते कितना आएगा, ये है 15 लाख प्लस 22 लाख प्लस 20 लाख प्लस 5 लाख प्लस 35 लाख प्लस 38 लाख प्लस 25 लाख। सर ये 1 करोड़ 60 लाख आ रहा है, तो सर 60 लाख एक्सीडिंग लिखा था, एक्सीडिंग में 2%, तो 60 लाख का 2% माइनस 1 करोड़ 60 लाख का 2%, 1,20,000 का टीडीएस है। और सर कहा गया, ये रहा सर, देखो 1,20,000 का टीडीएस। ठीक, अगला देखो, मिस्टर राम एक्वायर्ड a house property at Chennai from Satyam, a resident, for a consideration of 85 lakh on 23rd 8 2024. On the same day, Ram made two separate transactions, thereby acquiring an urban plot in Gwalior from Vipun, a resident, for a sum of 50 lakh and from a rural agricultural land. Rural agricultural land छोड़ दो सर, अगर आपको याद आ रहा हो तो ये सेक्शन कौन सा है ये बताएं स्टूडेंट, तो मजा आएगा सर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस सेक्शन में मिस्टेक करते हैं। सर 194 याद आ रहा है कुछ सेक्शन, सर आई होता था इंटरेस्ट, आई बी भी, सॉरी आई होता था रेंट, सर आई बी भी होता था रेंट, पर सर बीच में आ जाता था आई ए, और आई ए यही बोलता था सर कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है सर 50 लाख के उससे ज्यादा की, तो टीडीएस की बातें होती थी सर, 1% टीडीएस, तो ये 85 लाख में टीडीएस आएगा सर, 50 लाख वाले में टीडीएस आएगा, 75 लाख वाला तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, छोड़ दो सर उसको टीडीएस के लिए। तो कहाँ गया सर, ये देखो ये रहा ऑप्शन, 1% ऑन 85 लाख एंड 50 लाख, 75 लाख वाला छोड़ दो सर। अगला देखो, मिस्टर Jha, an employee of FX Limited, attained 60 years of age on 15/5/2024. He is a resident in India during the previous year 24-25. He earned a salary income of 5 lakh. Computed during the year, he earned 7 lakh from the winning of lotteries. What will be his advance tax liability? Advance tax liability पूछ रहा है सर। पहली बात, इस बंदे की एज 60 years है सर, इस बंदे की कोई इनकम, बिजनेस इनकम दिख ही नहीं रही है, तो सर अगर बिजनेस इनकम है ही नहीं तो इसके ऊपर टीडीएस का ऑब्लिगेशन क्यों आएगा सर, सॉरी एडवांस टैक्स का ऑब्लिगेशन क्यों आएगा, इसके ऊपर कोई एडवांस टैक्स का ऑब्लिगेशन आएगा ही नहीं सर। अगला देखो, मिस्टर एक्स ए रेसिडेंट इंडियन विंस 10,000 इन अ लॉटरी, सर लॉटरी 194B याद है, तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी 10,000 से ऊपर में टीडीएस होता था सर, यहाँ तो 10,000 कमाया, कोई टीडीएस की बात ही नहीं है सर। अगला, Mr. A has two bank accounts maintained with ICICI Bank and HDFC Bank. From 1st April 2024 till 31st March 2025, Mr. A withdraws the following amount as cash from both the said account. HDFC Bank से 50 लाख और ICICI Bank से 1 करोड़ 20 लाख। Oh my God! सर ICICI Bank से 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉ कर चुका है सर, तो 20 लाख इसका 194N के हिसाब से, 194N के हिसाब से 2% TDS, तो 20 लाख का 2% कितना होगा, मेरे ख्याल से 40,000 टीडीएस आ जाएगा, और सर एचडीएफसी वाले बैंक में टीडीएस की बात नहीं आएगी सर। ठीक है, यही बोला ना सर, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड अंडर 194N बाय एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक। एचडीएफसी बैंक टीडीएस नहीं काटेगा, आईसीआईसीआई बैंक काटेगा सर। कैश में जो मिस्टर ए को दिया है, इसने रिटर्न टाइम पे फाइल किया है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सर। देखो 11th क्वेश्चन, मिस्टर राज, अ नॉन रेसिडेंट एज 65 ईयर, इज अ रिटायर्ड पर्सन अर्निंग अ रेंटल इनकम ऑफ 40,000 per month from a property located in Delhi. He is residing in Canada. Apart from the rental income, he does not have any other source of income. ठीक है, he is not liable to, is he liable to pay advance tax in India? Assuming that he pay tax under default tax regime 115 BAC, तो सर 40,000 into 12 करूंगा तो ये आ जाएगा 4,80,000। सर 3 लाख तक तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, ठीक है, तो बचा 1,80,000, इसका 5% करोगे तो आएगा सर 9,000। सर एडवांस टैक्स की बात तो तब आती ना सर जब 10,000 से ज्यादा टैक्स होता, इसका तो टैक्स ही 10,000 से ज्यादा नहीं है, तो एडवांस टैक्स की बात कैसे आएगी, समझ आया। और नेक्स्ट देखो आगे क्या दिया हुआ है, एन इंटीरियर डेकोरेटर डिक्लेयर्स प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, प्रॉफिट फ्रॉम प्रोफेशन अंडर प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम अंडर 44 ADA। ठीक है,
आपसे पूछा है इज ही लायबल टू पे एडवांस टैक्स? हाँ, लायबल टू पे एडवांस टैक्स ऑन और बिफोर 15 मार्च 2025 सर। ये तो सिंपल था सर। अगला, मिस्टर एक्स हैज पेड अ प्रोफेशनल फीस ऑफ 40,000 टू मिस्टर वाई हु इज एंगेज्ड ओनली इन द बिजनेस ऑफ कॉल सेंटर। भैया कॉल सेंटर की कहानी है, कॉल सेंटर में तो हम 2% पढ़ के आए सर। अगला, मिस्टर टी एन इंडियन सिटीजन एंड अ रेसिडेंट ऑफ इंडियन अर्नड अ डिविडेंड इनकम ऑफ 4500 फ्रॉम एन इंडियन कंपनी which was declared on 1/10/2024 and paid in cash। कैश हो गया सर। कैश नहीं होता तो दिक्कत नहीं आती सर, कैश आ गया सर। अब कैश आ गया तो सेक्शन 194 आया पिक्चर में, और 194 बोला भाई टीडीएस तो काटना पड़ जाएगा। 10% टीडीएस है सर। तो सर हमारी कहानी क्या हो जाएगी? 5% तो नहीं है सर, 10% रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस है सर, क्योंकि कैश में नहीं होता, 5,000 से अमाउंट एक्सीड नहीं करता तो टीडीएस आता ही नहीं सर। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, मिस्टर प्रकाश इज एम्प्लॉयड विद XYZ लिमिटेड फ्रॉम 5/11/2019। ही रिजाइन्ड ऑन 31 मार्च 2025 एंड वांट टू विथड्रॉ द एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ प्रोविडेंट फंड से विड्रॉ करना चाहता है सर। 192A सर, 50,000 से ज्यादा विड्रॉ करना चाहता है सर। क्या टीडीएस आएगा? हाँ सर टीडीएस आएगा, 10% आ जाएगा ना सर, इसी का 10% टीडीएस। समझ आया? ये मैंने आपको टीडीएस, सीसीएस और एडवांस टैक्स के पूरे एमसीक्यू करा दिए। 2 चैप्टर और बचा एमसीक्यूज के, इंपॉर्टेंट है, साथ बैठ के कर लो। पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन रहना। ठीक है, चलो थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्ड मांडगा। ध्यान से सुनना सर, इससे पहले मैंने आप लोगों को 7 चैप्टर्स के एमसीक्यू करा दिए, 8 चैप्टर दिखते हैं। पीडीएफ वगैरह सब टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा सर। अभी आप ध्यान दो मेरे साथ एमसीक्यू करने में। मिस्टर जेड, अ सैलरीड इंडिविजुअल, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, हैज अ टोटल इनकम ऑफ 8 लाख रुपीज। ठीक है, ही फर्निशेज हिज रिटर्न ऑफ इनकम ऑन 20 अगस्त। अच्छा सर, 31 जुलाई लास्ट डेट होती है सर, 28 अगस्त को फाइल किया सर। इज ही लायबल टू पे अ फी ऑफ, सर फी कितना पे करेगा सर? 8 लाख से ऊपर है सर, 5,000। अगला देखो, ISKCON INC, a foreign company and a non-resident in India for the assessment year 25-26, engage in the business of trading of tube lights outside India. The principal office of the company has approached you to enlighten him regarding the provision of income tax 1961 pertaining to the person who is required to verify the return. सर कंपनी के केस में कौन वेरीफाई करेगा सर? उसका मैनेजिंग डायरेक्टर वेरीफाई करेगा, और नहीं तो आप किसी को ऑथराइज कर लो डीड से सर। तो देखो, सबसे पहला, द रिटर्न ऑफ द इनकम in case of ISKCON INC can be verified by the managing director, ये तो सही है। Can be verified by any director, नहीं सर, any director नहीं होता है सर। The return of income in case of ISKCON Limited may be verified by a person who holds a valid power of attorney, ये भी सही है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन ये रहा सर। समझ आया? और देखो, which of the following return can be revised, कौन कौन सी रिटर्न रिवाइज हो सकती है? तो सर बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न और लॉस रिटर्न सब रिवाइज हो सकती है सर। हर रिटर्न को अपन रिवाइज कर सकते हैं, रिटर्न रिवाइज करने में क्या दिक्कत है? अगला देखो, मिस्टर पवन इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ रोस्टिंग एंड ग्राइंडिंग coffee beans during the financial year 24-25. His total income is 4.5 lakh. Mr. Pawan has filed his return of income for the 25-26 on 3rd December 2025. अच्छा, what will be the fee payable फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम? सर इसकी इनकम तो 4.5 लाख है सर, तो 4.5 लाख है तो सर 5 लाख से एक्सीड नहीं कर रही है, तो इसके लिए लेट फी कितनी हो जाएगी? 1,000। अगला देखो, अरुण ग्रॉस टोटल इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 24-25 is 2,45,000. He has exercised the option of shifting out of the default tax regime. He has deposited 45,000 in PPF. He pays electricity, बाप रे बाप, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो देखो 1 लाख से ज्यादा है सर। क्या रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? यस, फाइल करना पड़ेगा। ऑप्शन ढूंढते हैं, ये रहा लास्ट वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, मिस्टर एक्स इज अ वर्किंग पार्टनर एंड वाई इज अ नॉट वर्किंग पार्टनर ऑफ द XYZ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म इज सब्जेक्टेड टू टैक्स ऑडिट। गए पार्टनर को भी कराना पड़ेगा सर। उनके लिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग क्या हो जाएगी सर? 31 अक्टूबर, क्योंकि फर्म के ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है। अगला, मिस्टर दिनेश, रेसिडेंट इन इंडिया, हैज ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ 2,30,000 कंप्राइजिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग एंड रेंटल इनकम। ठीक है, इनकर्ड एन एक्सपेंडिचर ऑफ 2 लाख फॉर his son for a study tour to Europe. सर 2 लाख से ज्यादा होता तो रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाता सर। अब यहाँ तो इसकी इनकम 2,30,000 है, और बेटे के लिए जो एक्सपेंडिचर किया है सर वो 2 ही लाख की है सर। फॉर हिज सन फॉर अ स्टडी टूर टू यूरोप, तो टूरिंग एंड ट्रैवलिंग के लिए गया है सर, बट सिर्फ 2 ही लाख खर्चा किया, 2 लाख से एक्सीड कर जाता तो इसके लिए रिटर्न फाइल करना कंपलसरी। अभी तो रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा सर।
अगला, Mr. Kumar, age 62-year, resident and non-ordinary resident, is a retired employee with a monthly pension of 22,000. He has no other income. He has a house property in Batinda and his son is living in London and had a house over there. भाई के पास लंदन में भी घर है. His son met with an accident and died, thereby leaving the house at London in the name of Mr. Kumar. Mr. Kumar seeks your advice as to whether he is required to file his return of income. Yes, इसको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना. अरे भाई इसके पास लंदन में घर है. Yes, he is mandatory required to file his return of income क्योंकि इसकी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है सर. बेनिफिशियल ओनर याद है ना, बेनिफिशियल ओनर पढ़े अपन. अच्छा एक और ये सवाल है, ये बेसिक एग्जामिशन लिमिट की कोई कंडीशन नहीं है सर. अगला देखो, an individual client has consulted you on the matter of pen. He is carrying on the business of sale and purchase of electronic appliances. ठीक है, his turnover is 3 lakh and profit is 75,000 for the previous year 24-25. He has asked you to provide him with the threshold of turnover, if any, exceeding which he has to apply for pen. पेन के लिए अप्लाई करने के लिए टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी? 5 लाख. ठीक, आगे देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन कोटिंग ऑफ पेन इज मैंडेटरी. पेन किन किन केसेस में मैंडेटरी है? सेविंग बैंक डिपॉजिट नहीं सर, उसमें लिमिट है. क्रेडिट कार्ड में तो कंपलसरी है सर. म्यूचुअल फंड बच गए सर, 40,000 ही है सर. कैश डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस ऑफ 1 लाख सर, 1 लाख है सर. 1 लाख बहुत होता है सर. 50,000 से ऊपर में तो सर पेन लग जाता है सर. हाँ ये बच गए, ये भी बच गए सर. एंड शेयर 60,000 का सर, शेयर्स वगैरह सब बच गए. तो सर ये तो लिमिट आपको याद होना चाहिए पेन वाले केस में सर. अगर लिमिट याद होगी तभी आप ये कर पाओगे सर. तो हमारा ऑप्शन तो ये ए हो जाएगा सर. ये तो एमसीक्यू में को इजी लगे सर. ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा. लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना और लास्ट चैप्टर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के एमसीक्यू के सिनेरियो कर लो, वो भी खत्म हो जाएगा सर. ठीक है, चलो थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर मांडगा. सर लास्ट वीडियो इनकम टैक्स के एमसीक्यू की. चलो स्टार्ट करते हैं. ये सब आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा. लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना. ठीक है, देखो क्वेश्चन 1, मिस्टर बंधु एज 37 ईयर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25. टेक्सटाइल बिजनेस इनकम दी हुई है. ठीक है, स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस है, ये जनरल बिजनेस से एडजस्ट नहीं होता, ये एडजस्ट हो जाएगा सर. टेक्सटाइल बिजनेस का लॉस 2 लाख रुपए इनकम ऐड हो जाएगी सर. तो 22 माइनस 5 17 प्लस 2 19. आपको डिडक्शन दी हुई है 3 लाख की, तो डिडक्शन 3 लाख की माइनस किया तो 16 लाख. हमसे चाहता क्या है? नेट टैक्स पेबल अंडर ऑप्शनल रिजिम सर. तो 10 लाख पे तो फिक्स्ड है सर, 112500. बचा हुआ 6 लाख में 1,80,000 आ जाएगा सर, 30%. तो 1,80,000 प्लस 112500 ये आ रहा है सर 292500 प्लस 4% कर लेते हैं, प्लस 4%. ये आ जाएगा सर 4% करने के बाद 304200. हमने सर टीडीएस टीसीएस और एडवांस टैक्स दिए, कितना दिया है? ये टोटल मिला के हो रहा है 2,80,000, 2,80,000 हो रहा है सर. ये 2,80,000 हो रहा है, माइनस कर लेते हैं इसमें से 2,80,000 सर. 24,200 आ रहा है सर, इतना हमारा टैक्स पेबल आ रहा है सर. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. मिस्टर उत्तम प्रेजेंट यू द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू टैक्स लायबिलिटी. देखो टैक्स लायबिलिटी 15 है, एएमटी के हिसाब से इसका 12 है, क्रेडिट इसके पास 5 की पड़ी हुई है. इसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी? वेरी सिंपल सर, टैक्स लायबिलिटी ये 15 हमारी दोनों में विचएवर इज हायर सर. 15 हमारी टैक्स लायबिलिटी, बट हमारे पास क्रेडिट पड़ी हुई है सर. तो क्या हम क्रेडिट यूज कर सकते हैं? यस सर. तो हमारी फाइनली टैक्स लायबिलिटी कितनी हो जाएगी सर? 12, क्योंकि 3 की क्रेडिट हम यूज कर लेंगे सर. एएमटी की हमारे पास पहले से पड़ी हुई है. Mr. X, who has opted out of the default tax regime under 115 BSc, pays tax under optional tax regime, can carry forward AMT for 15 years. AMT की क्रेडिट तो अपन 15 साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. अगला देखो, Mr. Raj, age 32 year, present the following data for the previous year 25-26. Gross receipt from through a banking channel दिया हुआ है, from business दिया हुआ है 70 लाख का. ठीक है, 44 AD वाला. तो 70 लाख का 6% कितना हो जाएगा? 4,20,000. कैपिटल गेन 112 ए वाला दिया हुआ है सर 5 लाख रुपीस का. तो इसमें 1,25,000 माइनस करो और बैलेंस में 12.5% करो, करना पड़ेगा. 5 लाख माइनस 1,25,000 इंटू 12.5%.
ये इसका टैक्स आ रहा है सर 46875 और ये 1111 ए वाला कैपिटल गेन है 15/1/2025 सर सब अमेंडेड रेट लगेंगे सर 20%। तो ये आ जाएगा सर 60,000। ठीक है, और विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस है ये 30%, 30,000 आ जाएगा सर। तो टैक्स मेरा कितना कितना हो गया 46875 प्लस 30,000 प्लस 60,000 प्लस सर ये भी तो टैक्स निकालना पड़ेगा, ये तो 4,20,000 इनकम है, इसमें 2.5 लाख हटा दो सर, तो ये बचेगा 1 लाख कितना हो जाएगा 4,20,000 माइनस 2,50,000 1,70,000। इसका 5% 5% कितना आ जाएगा सर इंटू 5% 8,500। सबको ऐड कर लो प्लस 60,000 प्लस 30,000 प्लस 46875 प्लस ये ऐड करने के बाद आ रहा है 145,375 प्लस 4% कर लो सर प्लस 4%, ये आ जाएगा 151,190 आ गया टैक्स। आई थिंक ये सिंपल है, आपको नए टैक्स रेट ही अप्लाई करना था, इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। फिर भी कोई डाउट क्वेरी हो तो व्हाट्सएप कर लेना या टेलीग्राम में पूछ लेना, जैसा मन हो आपका। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। ये इनकम टैक्स के एमसीक्यूज पूरे खत्म हुए हैं, नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे जीएसटी के एमसीक्यूज। ठीक है, चलो, थैंक यू।